गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब हेल्दी हो, खुश हो। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो एंड वी आर गोइंग टू हैव सम डिस्कशंस। जो हमने कल क्लास में मैंने होमवर्क दिया था ना आपके एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स वाले चैप्टर से, उस क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा थोड़ा रिकैप भी हो जाएगा कि कल हमने क्या पढ़ा था, और अगर कोई डाउट्स है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। तो आराम से ज्वाइन कर लो। सब हेल्दी हो, सब ठीक है घर पे, एवरीथिंग इज फाइन। शुड वी स्टार्ट? हाँ यार, चश्मा पहनना पड़ा, वो प्रॉब्लम हो रहा था इसमें, इसीलिए कॉन्टैक्ट लेंस से। चलो कोई बात नहीं। अरे पहले भी तो आई हूँ चश्मा पहन के, ऐसे बोल रहे हो जैसे नया नया खरीदा है, पुराना चश्मा है यार। क्या करूँ यार, अब दिखती नहीं है, अंधी हूं मैं आधी। चलो आगे बढ़ते। तो आज का जो टॉपिक है, और इनफैक्ट हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। जो हमने कल पढ़ा था उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया था, आपको याद होगा, कुछ 16 क्वेश्चंस दिया था। उस क्वेश्चंस को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट्स है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा और रिकैप भी हो जाएगा एज यूजुअल। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी हो? शुड वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चंस दिए थे हमने, यस और नो। शुड वी स्टार्ट? रेडी हो पोल में आंसर करने के लिए एवरीवन? कहां गया? हाँ ये रहा, करेक्ट। शुड वी स्टार्ट देन? क्या बोलते हो? यस, चलो बढ़िया, वेरी नाइस। तो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। नमस्ते बेटा, नमस्ते, वेलकम बैक। ओके, यस देन, बहुत लोगों का यस आ चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको दिया था। मैं पोल स्टार्ट करूंगी, आप इसको अच्छे से पढ़ो और आंसर करो। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था और उससे पहले की क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट। तो पोल स्टार्ट हो रहा है आपके पहले वाले क्वेश्चन का। 30 सेकेंड्स एनफ है, आई गेस, है ना। आजकल तो 30 सेकेंड्स एनफ होता है आप लोगों के लिए। तो पोल स्टार्ट कर रही हूं एंड पोल स्टार्ट हो चुका है। तो आराम से आंसर कर दो, धीरे धीरे आराम से आंसर कर दो, ठीक है। पूछा है वैसोप्रेसिन का मेन फंक्शन क्या है? इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? क्या करता है वैसोप्रेसिन? इसका दूसरा नाम क्या है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ चैट बॉक्स में भी आंसर कर रहे हैं, पोल में भी आंसर कर दो, ठीक है। पोल चल रहा है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, पोल खत्म ही होने वाला है बस। क्विकली एवरीवन। ओके, पोल खत्म हो चुका है। एक बार हम आंसर देख लेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए और कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। एंड लेट्स सी। चलो 70% बच्चों ने सही जवाब दिया। एक बार लीडर बोर्ड देख लेंगे, फिर आंसर डिस्कस करती हूँ, ठीक है। संजना, श्रद्धा, अभय, प्रताप, निष्कर्ष, अजिंक्य, सोनाली, प्रिंस एंड आदर्श एंड हैप्पी। वेरी नाइस, गुड जॉब। तो ये सारे टॉप परफॉर्मर्स हैं और इन्होंने बहुत फास्ट आंसर किया है। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था, जो एडीएच या वैसोप्रेसिन है, इसका दूसरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये आपके डीसीटी में, तो यहाँ कहीं पे भी डीसीटी आपको दिख रहा है, एक ही जगह पे डीसीटी दिख रही है। अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब नहीं भी पता, बट ये तो जानते हो ना कि डीसीटी से एडीएच वाटर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ये तो हमने पढ़ा था। तो ऑब्वियसली आंसर तो यही होना है। अब मैं आपको मतलब समझाती हूँ इन दोनों वर्ड्स का। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन बोलते हैं ना, ऑब्लिगेटेड मतलब मस्ट, ये करना ही है, होना ही है, बाय नेचर ये होना ही है। जैसे आपके पीसीटी से या लूप ऑफ हेनले से आपको मस्ट, आप देखोगे कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो ही रहा है। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, ऑब्लिगेटरी है वो, है ना, मस्ट, इट्स अ मस्ट, है ना। पीसीटी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन 70 to 80% होगा ही होगा। लेकिन डीसीटी में फैकल्टेटिव मतलब चलता है, नहीं हुआ तो वो बस किसी रीजन के वजह से होता है। फैकल्टेटिव मतलब हमेशा नहीं, कोई रीजन आएगा, कोई चीज, कोई गड़बड़ हुई होगी तब होगा, दैट इज फैकल्टेटिव। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपका हमेशा
कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है ना। तो फैकल्टेटिव का दूसरा ही मतलब है कंडीशनल, एक कंडीशन है जिसके वजह से रीएब्जॉर्प्शन होगा। कौन सा कंडीशन? जब जीएफआर रेट लो हो चुका है, मतलब डीसीटी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का कंटेंट ज्यादा है, उस टाइम एडीएच रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से और वो ये फैकल्टेटिव या कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी से करवाएगा। ये सिंपल है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। 31st रैंक आया है किसी का, कोई बोल रहा है वेरी नाइस बेटा अरिजीत, बिल्कुल सही बोला है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज ड्यू टू, एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन किस वजह से आपका डाइल्यूट यूरिन निकलेगा, क्या रीजन है? डाइल्यूट मतलब ज्यादा वाटर निकल रहा है यूरिन के थ्रू। फिर से पोल स्टार्ट कर रही हूं आप सबके लिए, आप जल्दी से आंसर कर दो क्विकली एवरीवन। यस, जल्दी जल्दी। 137th रैंक है आपका आदित्य, वेरी नाइस, लेकिन थोड़ा और अच्छे से मेहनत करो। सॉरी मैं हट जाती हूँ। खुशी का 120 रैंक है, चलो थोड़ा और बेटर करो बेटा, थोड़ा और सा अच्छा चाहिए मुझे, 50 के नीचे रखने की कोशिश करो रैंक बेटा। उमा का 153rd रैंक है। अच्छा, आई एम लुकिंग मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब पता है क्या होता है? मैजेस्टिक मतलब राजकीय, एकदम राजस्वी टाइप। इतनी तो राजाओं के घराने से मैं हूं नहीं बेटा, क्या करूं। बांग्लादेश से माइग्रेंट हूं मैं, मतलब अभी नहीं, मतलब मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो बांग्लादेश से माइग्रेट होके यहाँ पे आए थे जब देश का विभाजन होने वाला था, उसके बहुत पहले जब दंगा फसाद वगैरह होता था ना, तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो बांग्लादेश से यहाँ माइग्रेट हुए थे। मेरे पापा वगैरह सब यहीं पे जन्मे हैं, बस मतलब इंडिया में ही जन्मे, तो इंडियन ही हूं मैं, बस बता रही हूँ आपको। तो मैजेस्टिक तो मैं किसी रीजन से नहीं हूँ। जैसे पंजाब में भी कई सारे जब विभाजन या फिर पार्टीशन हो रहा था तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को यहाँ माइग्रेट होके पंजाब में बसना पड़ा, वैसे ही हमारा भी सेम स्टोरी है, वैसे ही हमारे एंसेस्टर्स को ऐसे आना पड़ा था। ठीक है, एनीवे चलो आंसर देखते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन कब बनेगा? जब एडीएच का लेस सिक्रीशन होगा, क्योंकि एडीएच तो ये एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन मतलब ये डाईयूरेसिस हो रहा है ना, डाईयूरेसिस हो रहा है। तो डाईयूरेसिस को रोकने के लिए अगर हमने ज्यादा वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस किया तो डाईयूरेसिस रुक जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो लेस सिक्रीशन हो रहा है, तभी तो डायूरेसिस हो रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। सो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। एक बार हम देख लेंगे कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। देखो कितने कम बच्चों ने दिया है, 57% लोगों ने बोला है मोर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। कैसे हो गया ये बताओ अब? वाई ए क्यों आंसर होगा? ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिया है, और यही बच्चे हैं जो बोलते रहते मैम पोल करो, जैसे बहुत अच्छा आंसर देते हो आप, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। चलो कोई नहीं, लीडर बोर्ड एक बार देख लेंगे जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है और फास्ट जवाब दिया है। राज है, रोहित है, नमिता है, सूर्यांश, मुबाशिर, निष्कर्ष, आदर्श, प्रताप, कैफ, कार्तिकेय, गुड जॉब बेटा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने गलत जवाब दिया है ना। आप सही मतलब तो समझ गए हो। मोर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? इट कॉजेस कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? रीएब्जॉर्प्शन। देखो बेटा रीकैप भी चल रहा है साथ साथ में, है ना। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर फ्रॉम H2O, फ्रॉम DCT, सॉरी। तो डीसीटी से ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, और अगर इसकी ज्यादा सिक्रीशन हुई तो ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। तो क्या डाइल्यूट यूरिन बनेगा? नहीं, इस वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा क्योंकि मैंने यूरिन से H2O Na+ को वापस भेज दिया ना, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है ना बेटा, डाइल्यूट यूरिन थोड़ी बनेगा। अब समझ में आया कि क्यों 2 आंसर है एवरीवन? अब तो गलती नहीं होगी ना। अच्छा, आपका रैंक 90 है लक्ष्मी प्रिया, वेरी नाइस, चलो बढ़िया। थोड़ा 100 या 50 के नीचे रैंक रखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एडीएच कंट्रोल्स वाटर परमिएबिलिटी ऑफ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से पोल स्टार्ट कर रही हूं, ध्यान से आंसर करना, पढ़ के आंसर करो, ठीक है। चलो 30 सेकेंड्स है, आराम से आंसर कर दो। 66th रैंक है पवन, नहीं पवन का 87th है, अंतरा का 37 है।
हाँ जी निक्की, बिल्कुल आपने सही बोला है। एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन यही दो हार्मोन है जो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराती है आपके डीसीटी से। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, अलग अलग जगह से बस ये रिलीज हो रहे हैं, एक एल्डोस्टेरॉन एड्रेनल कॉर्टेक्स से और एडीएच आपके हाइपोथैलेमस से। ठीक है, जल्दी आंसर कर दो इसका भी। ये तो बहुत आंसर इजी वाला क्वेश्चन है ना, देख के आंसर करो, देख के थोड़ा पढ़ के आंसर करो। एडीएच पूछा है, एडीएच कंट्रोल्स वाटर परमिएबिलिटी ऑफ कहां से, कहां से? क्विकली एवरीवन, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे चैट बॉक्स में भी। तो सही आंसर तो डीसीटी है ना, 3 बार बोल चुकी हूं, देखो तब भी 66%। बेटा हर चीज ना जो दिखने व चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसीलिए जब आपको चमकता हुआ ऑल ऑफ दीज दिखेगा तो जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ दीज आंसर हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अच्छा ऑल ऑफ दिस तो मतलब यही आंसर होगा। ये ब्रेन को ट्रिक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाला जाता है। ऑल ऑफ दिस कैसे होगा बेटा? एडीएच तो आपका सिर्फ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है ना, वो भी डीसीटी से। बाकी पीसीटी से आपको रीएब्जॉर्प्शन कराने के लिए किसी हार्मोन की जरूरत नहीं है, अपने आप वो करता है। वो जरूर करेगा, ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर कि तुमको करना ही है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले को भी करना ही पड़ेगा अपने आप, उसके पास कोई हार्मोन आके नहीं बोलता है कि तुम कराओ, सिर्फ डीसीटी ही है जिसके पास ये हार्मोन्स आते हैं और रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो 1 बिल्कुल करेक्ट जवाब है ना। देखो कितने कम बच्चों ने सही जवाब दिया, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा ध्यान से आंसर किया करो। ठीक है, पढ़ के आंसर करो। सूर्यांश, आदर्श, यश एंड श्रद्धा, अभिनव, रोहित, जमीर, आमिर, प्रताप एंड प्रिंस उनादकत। तो मैंने क्या सोचा है कि अगर लगातार 3 बार किसी का सेम बंदे का नाम अगर टॉप में आ रहा है, मैं उसे वीडियो कॉल करूंगी। ठीक है, तो आई थिंक पिछले बार सूर्यांश का आई थिंक 2nd या 3rd में था, तो अगर आदर्श, यश, श्रद्धा है, श्रद्धा का शायद ऊपर था पहले, तो इनमें से कोई भी अगर टॉप जाएगा मैं रैंडमली वीडियो कॉल करूंगी। ठीक है, तो रेडी रहना। ओके चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ANF mechanism act as a check on। ये ANF जो है एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर, ये किसको चेक करता है? चेक करना मतलब कि देख रहा है कि वो ज्यादा वाइल्डली तो काम नहीं कर रहा है, कि ज्यादा बदतमीजी तो नहीं कर रहा है, कि बन रहा है तो बने जा रहा है, बीपी को बढ़ा रहा है तो बढ़े जा रहा है, इसको रोकना है ना, तो वो चेकिंग का काम ANF करता है। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। तो मैं ये पोल स्टार्ट कर रही हूं और आप जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। पोल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, गुड मॉर्निंग शबाना, गुड मॉर्निंग उबैद, गुड मॉर्निंग डिसेंट, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी पार्टिसिपेट कर लो पोल में क्विकली, हमारा रिकैप भी चल रहा है, साथ साथ में होमवर्क के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे हैं। दिवाली आ रही है, उससे पहले हमें बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को डाउट्स वगैरह सब अच्छे से क्लियर कर लेना है। और दिवाली की छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई बंद करके, किताबें बंद करके बैठ जाओगे। ये दिवाली अगले साल भी आएगी, है ना, उसके बाद भी आएगी, लेकिन एक बार टाइम चला गया ना ये वाला, तो ये कभी वापस नहीं आएगा। थोड़ा सा फैमिली के साथ जरूर एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा समय सुबह के वक्त आप पढ़ाई भी कर लो, शाम को फिर पूजा वगैरह या फिर आप जो भी अपने फैमिली में रिचुअल करते हो या जो भी अपने भाई बहनों के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो वो जरूर करो शाम को, लेकिन सुबह का वक्त पूरा पढ़ लेना। ठीक है, दिवाली के दिन भी। ठीक है, ANF मैकेनिज्म हम सबको पता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करता है, तो 1 ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देख लेंगे, वेरी नाइस, 84.95% बच्चों ने सही जवाब दिया है। और कल बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि मैम राफ सिस्टम पहली बार अच्छे से समझ में आया है। बहुत बच्चों का मेरे पास यहाँ चैट बॉक्स में भी मैंने देखा था और घर जाके मैंने चेक किया कि कमेंट्स में भी बहुत सारे बच्चों के आए हुए थे। ग्रेट बेटा, ग्रेट, वेरी नाइस। यस, बिल्कुल सही जवाब है, हमने ये भी पढ़ा था। लीडर बोर्ड जरूर देखेंगे। अरे सूर्यांश का 3rd हो गया, चलो कोई नहीं, टॉप 3 में भी जिसका 3 बार लगातार टॉप 3 में आएगा नाम, चलो 2 बार सूर्यांश का मुझे दिख गया, बढ़िया। राज और संजना का भी, मैंने संजना टॉप आई थी शायद पहले क्वेश्चन में। आदर्श, श्रद्धा, निष्कर्ष का पहले था, फिर नीचे यश का 2nd था, भी नीचे चला गया। रॉक, यकीन एंड हिमांशु, गुड जॉब बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपको पता ही है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जब भी आपके बॉडी में बीपी लो हुआ मतलब GFR लो हुआ,
तब आपका रास सिस्टम ऑन हो जाता है। कैसे? आपकी जो डीसीटी है उसमें मैक्यूला डेंसा सेल होता है, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स है, ये चेक करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन H2O एंड Na+ ज्यादा है, ये सिग्नल भेजती है जेजी सेल को जो एफरेंट आर्टेरियोल में है। जेजी सेल फिर प्रोड्यूस करेगी रेनिन, रेनिन फिर क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स से, वो आपकी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी से करवाएगा, फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। एनीवे, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलेंटरी सिग्नल इज गिवन बाय, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। पोल स्टार्ट कर देंगे एंड पोल हैज स्टार्टेड। चलो जल्दी आंसर कर दो, ठीक है। 15th रैंक है किसका? शिल्पी का 15th रैंक है। गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। जल्दी जल्दी आंसर कर दो क्विकली। दिवाली में मैं किसको क्या दूं बेटा, मेरे को खुद ही गिफ्ट नहीं मिलता है। दिवाली में मैं सिर्फ सोऊंगी, सीरियसली आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, मुझे सोने की बहुत जरूरत है। मैं बस आराम से मतलब सीरियस 8-10 घंटा सोऊंगी मैं। बट टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए सारे लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल करके ही जाऊंगी और तुरंत वापस भी आ जाऊंगी, फिर मिलेंगे हम लोग। कोशिश करूंगी कि मैं डाउट्स वगैरह आपके सॉल्व कर पाऊं, अवेलेबल रहूं मैं कम्युनिटी पे भी, अपने PW के ऐप में, और कमेंट सेक्शन पे भी मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलो पोल खत्म हो चुका है, एक बार आंसर देख लेंगे। वेरी नाइस, 88% बच्चों ने सही जवाब दिया है। लीडर बोर्ड में राज, आदर्श, अरे एकदम उल्टा हो गया, कहाँ गया वो, बहुत सारे बच्चे नीचे चले गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निष्कर्ष, नमिता, हिमांशु, मोहम्मद अरशद, अभय, आशुतोष, यश का फिर नीचे आ गया, मुबाशिर ऊपर आ चुका है, राज और आदर्श का तो था ही पहले से। गुड जॉब, आगे बढ़ेंगे। यस, ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। वॉलेंटरी मतलब ही CNS, और कोई वॉलेंटरी फंक्शन नहीं करता है ना। PNS हमेशा आपका इनवॉलेंटरी फंक्शन करेगा, और PNS का एक पार्ट है ANS, दूसरा पार्ट है SNS, ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो हमें पता है कि CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक स्टिम्यूली आती है, वो एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू स्टिम्यूली भेजेगी आपके डेफ्यूजर मसल को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करना है ताकि यूरिन बाहर आ सके बॉडी से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ लिवर इज रिमूव्ड व्हिच कंपोनेंट ऑफ ब्लड विल इंक्रीज, सोचने वाली बात है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल नहीं है, ठीक है। तो सोच के ध्यान से आंसर करो। मैं आप सबके पोल स्टार्ट कर देती हूं, यहाँ पे पोल स्टार्ट हो चुका है, आंसर कर दो। अगर लिवर को रिमूव कर दिया गया तो इसमें से किसका अमाउंट आपके ब्लड में बढ़ जाएगा? अमोनिया, प्रोटीन, यूरिक एसिड या यूरिया? याद करिएगा, लिवर है ही नहीं, लिवर गायब हो चुका है, ठीक है। आपका आंसर सबमिट नहीं हुआ, आप क्या करूं बेटा, ये तो मुझे पता नहीं, कुछ टेक्निकल इशू आया होगा, कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट करो। दिवाली हॉलीडे कब है ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे बस शायद 31st, 1, हम लोग का तो ऑप्शनल है बेटा कि लेना है तो ले लो, ऐसा टाइप है। 1 तारीख को तो पक्का छुट्टी है ही है, उस दिन दिवाली है, आई थिंक वो फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो दिवाली है ही। उसके बाद आई थिंक फिर सैटरडे संडे में भी कुछ कुछ है, आई गेस धनतेरस या आई डोंट नो, ऐसा कुछ है। पोल खत्म होने वाला है, जल्दी आंसर कर दो। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है ऑलरेडी चैट बॉक्स पे, गुड जॉब। ओके, पोल खत्म हो चुका है, हम आंसर एक बार चेक कर लेंगे। 70% बच्चों ने सही जवाब दिया है, गुड जॉब, वेरी नाइस। राज, अच्छा राज, ये इसका 3 बार शायद आया है यहाँ पे। करूँ क्या वीडियो कॉल? आर यू रेडी राज? मतलब मैं अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती हूँ किसी को, अगर आप बोलो तो मैं जरूर कर सकती हूँ। शुड वी सी व्हाट यू से? बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने परफॉर्म। शुड वी स्टार्ट? और एकदम 0.85 सेकेंड्स में किया है। हाँ बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर ज्यादा नहीं था, शायद 2 से 3 ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे क्योंकि दिवाली हॉलीडेज है ना, तो मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। हाँ, करूँ क्या वीडियो कॉल या रहने दूं? चलो कोई बात नहीं। ओके यस, तो जैसे कि बताया गया है कि अगर लिवर को रिमूव कर दिया, हमें पता है कि लिवर में ही अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया,
है ना, लिवर में ही आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद यूरिया ब्लड में आया। पहले तो ब्लड में अमोनिया घूम रहा था ना, और ये अमोनिया आया कहां से था? आपके डाइट से। आपने प्रोटीन खाया, उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड था, उसी अमाइनो एसिड के डीएमिनेशन प्रोसेस से आपको अमोनिया मिला। आपने न्यूक्लिक एसिड खाया, डीएनए आरएनए खाया, जो भी आप खाना, लिविंग ऑर्गेनिज्म खा रहे हो, डीएनए आरएनए तो है ही ना, तो उसके भी न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजिनस बेसिस है, वहां से अमोनिया निकला। तो ये अमोनिया आपके ब्लड में घूम रहा है और सब लिवर में जा रहा है ताकि लिवर कन्वर्ट कर पाए। एक साइकिल है जिसका नाम है ऑर्निथिन साइट्रोलिन साइकिल या यूरिया साइकिल, ये आपके लिवर में होता है ना। लिवर में इसका 3 एटीपीज के इस्तेमाल से यूरिया बनती है। तो अगर लिवर ही नहीं है तो अमोनिया ऐसे का ऐसा ही घूमता रहेगा ब्लड में, और इसी का ही कंटेंट ज्यादा हो जाएगा आपके ब्लड में, टॉक्सिक हो जाएगा बॉडी। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लिवर, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ योर लिवर। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजियोटेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड बाय। किसने बनाया था एंजियोटेंसिनोजेन? कल बताया था मैंने, रास सिस्टम में लिखा भी था। एंजियोटेंसिनोजेन कहां से आया, किसने बनाया? ये ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में घूमे जा रहा है। पोल स्टार्ट करेंगे बेटा, पोल स्टार्ट हो चुका है एंड आप आंसर कर दीजिए क्विकली। बेटा शायद 3 दिन की छुट्टी है दिवाली में, है ना, मुझे भी ठीक आइडिया नहीं है, तो मैं कोई गलत नॉलेज नहीं पास ऑन करना चाहती हूँ। एक बार मैं पूछ लेती हूँ, है ना, फिर आपको बता दूंगी मैं, ठीक है। ओके, इट्स योर बर्थडे दिव्यांश। चलो हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। पोल खत्म ही होने वाला है, जल्दी आंसर कर दो क्विकली। एंजियोटेंसिनोजेन किसने प्रोड्यूस किया है? बहुत सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। चलो पोल खत्म हो चुका है, एक बार आंसर देख लेंगे एंड 65% बच्चों ने सही जवाब दिया। चलो थैंक गॉड, मुझे लग रहा था कम होगा, फिर भी ठीक है। भट्ट, मुबाशिर, जैद, जफर एंड आदित्य, शुभांश, यश, जमीर, आदर्श, आशुतोष, अरशद और मोहसिन। अरे यार ये राज भी गायब हो गया, श्रेयांश ना कोई तो था ना, सारांश, वो भी गायब हो गया। डरो मत बेटा, मैं नहीं कर रही हूँ वीडियो कॉल, डरो मत, प्लीज पार्टिसिपेट। मैं मजाक कर रही थी, ठीक है। आप ही लोग बोलते रहते हो मैम वीडियो कॉल, इसीलिए मैंने बोला। अदरवाइज डोंट वरी, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मैं किसी के प्राइवेसी में ब्रीच नहीं करने वाली हूँ, तो वरी मत करो। आप प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, नोबडी इज गोइंग टू कॉल यू, ठीक है। चलो पोल खत्म हो चुका है एंड हम बता देते हैं आंसर। मैंने क्या बोला था कि एंजियोटेंसिनोजेन आपके लिवर सेल प्रोड्यूस करते हैं, याद है? मैंने लिखा था कि लिवर सेल एंजियोटेंसिनोजेन को प्रोड्यूस कर चुका है और वो ब्लड में घूम रहा है इनएक्टिव फॉर्म में। जब जब जेजी सेल्स रेनिन प्रोड्यूस करेगा तब जाके ये एंजियोटेंसिनोजेन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, राइट। फिर अपना फंक्शन करेगा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए या जीएफआर रेट को बढ़ाने के लिए, राइट। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 लिवर सेल, ठीक है। ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ऑकरेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड ड्यू टू किडनी फेलियर इज। अगर आपके ब्लड में एक्स्ट्रा यूरिया है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया हो चुका है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये हमने कल पढ़ा था, है ना। पोल स्टार्ट कर रही हूँ, 30 सेकेंड्स तो बहुत ज्यादा है, बट ठीक है, उससे नीचे होता नहीं है कुछ, तो आप आंसर कर दो। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। अच्छा लास्ट में लीडर बोर्ड दिखता है क्या? मेरे को पता भी नहीं था, ठीक है देखूंगी मैं। क्विकली एवरीवन जल्दी जल्दी आंसर कर दो। ये कल ही पढ़ा था हमने, है ना, डिसऑर्डर्स जब मैंने आपको पढ़ाए थे तभी मैंने पढ़ा था ये। ओके पोल खत्म हो चुका है। हम सबको पता है कि उस कंडीशन को हम यूरेमिया बोलते हैं ना। 87% बच्चों ने बिल्कुल सब सही जवाब दिया है। राज, हिमांशु, आदर्श, आशुतोष, देखो सूर्यांश अब आया है, राज भी अभी आया है, गायब हो गया था ये दोनों। अब देखो
मैं नहीं करूंगी वीडियो कॉल यार, डरो मत। और आप हमेशा आपके पास राइट है, याद रखिएगा, आप सबके लिए मैं बता रही हूँ, यू हैव द राइट टू कीप योर प्राइवेसी सेफ, आपके पास ये हक है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। सूर्यांश, यश, इस्माइल, हिबा, निष्कर्ष, संजना, गुड जॉब बेटा। यस इट इज यूरेनिया, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। यूरोक्रोम या यूरिकोबिलीन वो पिगमेंट है जो आपके यूरिन को कलर प्रोवाइड कर रहा है, पिगमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये यूरिकोबिलीन जो है वो आपके बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है आपके लिवर में, और ये एक्सक्रीट आउट होता है आपके यूरिन के थ्रू। यूरिकोटेलिज्म हम सबको ऑलरेडी पता है कि जो यूरिक एसिड रिलीज आउट करते एक्सक्रीट करते, यूरिकोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर मतलब आप पहले से किसी को नहीं था ये डिजीज, अचानक से, एक्यूट का मतलब है जो एक बार में हुआ है, एक बारी में हुआ है एंड इट्स एक्सट्रीम कंडीशन में हुआ है, और कोई तरीका है ही नहीं उसको ठीक करने का, उस किडनी को ठीक करने का। उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जरूर दे दीजिए, आप ध्यान से पढ़ के दीजिएगा, 30 सेकेंड से आपके पास आंसर कर दीजिए। ये एक्यूट, अगेन मैं आपको समझाते हुए आंसर ही बता रही हूं, एक अचानक से हुआ है ये रीनल फेलियर, एक बार में इतना ज्यादा रीनल फेलियर हो चुका है कि और कोई तरीका है ही नहीं ठीक करने का, चाहे आप बार बार ब्लड को यूरिया से मुक्त क्यों ना कर लो, ठीक नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं हम उस केस में, मैंने आंसर बोल दिया है आपको ऑलरेडी, ठीक है। बार बार यूरिया रिमूव करके कुछ नहीं होगा, आर्टिफिशियली कुछ नहीं होगा, एक ही तरीका है उसे ठीक करने का। वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे दिए, मैंने हिंट दे दिया है बहुत बड़ा वाला, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलती से अगर लग गया है कोई चीज है तो कोई वरीज नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सही कर लेना। चलो पोल खत्म हो चुका है और 36% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो जब ऑल ऑफ दीज या बोथ 2 and 3, बोथ 1 and 2 मत सोचना, पहले पढ़ लेना। इट्स ओनली किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अगर आपका क्रॉनिक रीनल फेलियर है या नॉर्मल रीनल फेलियर है, चल रहा है बहुत सालों से, है ना, ठीक से आपका किडनी काम नहीं कर रहा है, यूरिया को कन्वर्ट, यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रहा है फिल्टर से, तब आप हीमोडायलिसिस के थ्रू ब्लड को यूरिया मुक्त करो बार बार। लेकिन एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है, मतलब अचानक से हुआ है ये चीज, और एक बारी में ये चीज हुआ है, मतलब बहुत डैमेज हो चुका है, तो आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ेगा, पूरा का पूरा किडनी ही आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जमीर, श्रद्धा, आशुतोष, यश, हिमांशु, अर्शद, हिबा, मोहसिन, कार्तिकेय एंड रोहित। गुड जॉब बेटा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी स्टोन इज प्रोड्यूस ड्यू टू, कल मैंने आपको बताया था, ये लिख के भी दिया था कि किडनी स्टोन किस वजह से होता है, कुछ इनसॉल्यूबल मास ऑफ समथिंग होता है ना। तो मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ, आप पोल में आंसर कीजिए। यस quickly everyone। हाँ बेटा, रिवीजन प्लानर मैं प्रोवाइड करूंगी, टेंशन मत लो, जैसे ही ये सारी चीजें खत्म हो जाती है ना, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले ना, सारे चैप्टर्स फिनिश होने के बाद, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ठीक है, डोंट वरी। अभी देखो, लोकोमोशन मूवमेंट खत्म होगा, फिर न्यूरल सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन, फिर बायोमोलिक्यूल्स, यही कुछ, और एनिमल किंगडम, ये कुछ चैप्टर्स बचे। उसके बाद 12th के तो बहुत ही कम चैप्टर्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इवोल्यूशन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है, बायोटेक्नोलॉजी 1, बायोटेक्नोलॉजी 2। देन हम रिवीजन पूरा स्टार्ट करने वाले हैं एकदम फुल फॉर्म में, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे, डाउट्स पे डाउट सॉल्व होगी, यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स का 1 शॉट वीडियोस भी यहाँ मैं लेके आऊंगी। तो पोल खत्म हो चुका है, एक बार हम लोग देख लेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। 85% बच्चों ने सही जवाब दिया है, गुड जॉब। यस बिल्कुल, इट इज द इनसॉल्यूबल एक्यूमुलेशन ऑफ इनसॉल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट, वो आपके किडनी स्टोन कॉज करता है, बिल्कुल सही जवाब है ये। राज, कार्तिकेय, यश, आदर्श, अभिषेक, संजना, जमीर, श्रद्धा, हिमांशु एंड नमिता, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। डायूरेसिस इज द कंडीशन इन विच, डायूरेसिस कौन सा कंडीशन है, उसमें क्या होता है एग्जैक्टली, सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में बताया भी था आपको ये। तो हम पोल स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर पाए, है ना।
क्विकली एवरीवन, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। यस, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, पोल खत्म ही होने वाला है। ओके, क्विकली। फाइन, पोल बस खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। डायूरेसिस क्या है बेटा? यस, ऑब्वियसली मैंने बोला था ना आपको कि हॉलीडे के वक्त ज्यादा नहीं, आई थिंक आपको थोड़े बहुत हम कोशिश करेंगे कम से कम रिकॉर्डेड मिले ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। ऑब्वियसली हम भी इंसान है, हमें भी दिवाली मनानी होती है, अपना हमारा भी घर बार है ना। तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि छुट्टी के वजह से आपका कोई नुकसान हो, तो आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा। देखो, मैंने कल भी आपको एक बात बताया था कि ये जो बैच है, शुरुआत में ही बताया गया था कि आपके ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव वर्जन के बैच होंगे। आफ्टर 2 चैप्टर्स हमें आपको रिकॉर्डेड ही देना था, लेकिन हम फिर भी लाइव लेने ही यहाँ आते हैं। हर एक टीचर आई गेस लाइव ही लेता है, 2 चैप्टर खत्म होने के बाद भी हम लाइव ही लेक्चर लेने आते हैं, ताकि हम आपसे कनेक्ट कर पाए, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा फील हो। वरना हम तो आसानी से रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकते थे। तो ऑब्वियसली हम भी इंसान है, हम भी अगर घर जाएंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान हो, इसीलिए हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देके ही जाएंगे और कोशिश करेंगे कम से कम हो, वापस आके हम फिर जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। ठीक है, तो अगर हम आपके लिए इतना कंसीडरेशन कर रहे हैं कि चलो कोई नहीं, 2 चैप्टर्स तो बहुत पहले खत्म हो गए, तब भी हम लाइव ही पढ़ा रहे हैं, तो इतना अगर कंसीडर कर सकते हैं तो आप भी थोड़ा कंसीडर कीजिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर में आके मैं बस ऐसे खड़ी रहती हूँ ब्लैंक बोर्ड के साथ, नहीं, उतने ही जोश से पढ़ाती हूँ, उतना ही मटेरियल देती हूँ, उतने ही नोट्स यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट आपको ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ मैं, 3-4 तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, टाइम बहुत होता है, लाइव चैट नहीं होती है ना, दैट्स वाई। तो वो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए, है ना। एनीवे, चलो ये पोल खत्म हो चुका है। तो हमें पता है कि डायूरेसिस मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो आपका जो क्या होता है यहाँ पे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज फॉर्म्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। किडनीज फेल टू एक्सक्रीट यूरिन, नहीं, किडनी ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट कर रही है, राइट। वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। डायूरेसिस मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ज्यादा यूरिन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एक्सक्रीट आउट कर रहे हो। तो 76% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गुड जॉब राज, श्रद्धा, सूर्यांश, यश, कार्तिकेय, सुनिक्षा, आदर्श, हिमांशु, आशुतोष एंड रिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेल्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ। JGA क्या है, पूरा डायग्राम बना के मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, इफ यू रिमेंबर, कि क्या कौन कौन मिलके बनाता है JGA और कौन सी मॉडिफिकेशन होती है कौन से रीजन की। पोल स्टार्ट करने वाली हूं, 30 सेकेंड्स है और जल्दी से आंसर कर दीजिए क्विकली एवरीवन। बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में ऑलरेडी आंसर कर रहे हैं, आप पोल पे भी आंसर कर दीजिए अगर आपके पास पोल आ रहा है तो, ठीक है। पोल चल रहा है बेटा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। याद है मैंने आपको बताया था कि कॉइलिंग इतनी अजीब तरीके से कॉइलिंग होती है आपके नेफ्रॉन की कि कुछ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कम्स इन कांटेक्ट विद द ग्लोमेरुलस के से जो ब्लड लेके आ रहा है वहां का। तो देख लेंगे आंसर क्या है एक बार। 74% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। राज, संजना, आदर्श, सुभांश, समीर, हिमांशु, गौतम, जैब, अरशद एंड प्रिंस। चलो एक्सप्लेन करती हूँ। क्या बताया था हमने कि जो आपकी DCT है, द DCT विच इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट आर्टेरियोल,
है ना, विच इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल आया, ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल ने ग्लोमेरुलस बनाया, फिर वो इफरेंट बन के निकल गया, राइट, ये ग्लोमेरुलस है, लेट्स इमेजिन। तो इस रीजन में आपको दिखेगा क्या, जेजी एपरेटस, यहाँ मैक्यूला डेंसा सेल और यहाँ जेजी सेल, इन दोनों ने मिलके बनाया है जेजीए। So DCT and afferent arteriole are at the location of their contact. Absolutely correct होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, और आप सब लोगों ने सही जवाब भी दिया है। गुड जॉब, थैंक यू फॉर द ग्रीन हार्ट्स बाय द वे, थैंक यू वेरी मच। मैं भूल ही गई चाहती हूँ बीच बीच में। Kidneys not only remove the waste products from the blood but also plays a very important role in maintaining, ये सारे NCERT लाइनर क्वेश्चंस है बेटा। और क्या मेंटेन करता है किडनी का दूसरा काम क्या है, तो मैं यहाँ पे पोल स्टार्ट कर दूंगी आप सबके लिए, एंड पोल हैज स्टार्टेड। आसान सा क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी लाइनर, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, कम ऑन क्विकली। थैंक यू फॉर द ग्रीन हार्ट। गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट ज्वाइन किया सीमा आपने, हम क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, चलो अभी तक आज का टॉपिक स्टार्ट हुआ नहीं है, ये हम कल के रिकैप कर रहे हैं, कल के टॉपिक का प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बस पोल स्टार्ट ही हो रहा है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। कोई पूछ रहा है हाउ ओल्ड एम आई, बेटा क्या ही बताओ, अब दुख दर्द पीरा मेरी जिंदगी का। ओल्ड कितनी, ओल्ड तो मैं हूं नहीं उतनी ज्यादा, यंग ही हूं, मरते दम तक यंग ही रहूंगी, ठीक है, यही जज्बा होना चाहिए। तब मैं मजाक कर रही हूँ यार, चलो एक दिन बता दूंगी मैं, टेंशन मत लो, जरूर बताऊंगी। ओके, पोल खत्म हो चुका है, एक बार हम देख लेंगे किडनीज का काम क्या है। ऑब्वियसली टू एक्सक्रीट आउट यूरिया, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट पार्टिकल को बॉडी से रिमूव करना, प्लस कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ ब्लड इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द फूड और फ्लूइड इनटेक, मतलब वो बोल रहा है कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना। ऑस्मोलैरिटी क्या है, आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स और बॉडी फ्लूइड का जो बैलेंस है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो बैलेंस है, उसे मेंटेन करने का काम है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो। इमेजिन करो आपने बहुत हेवी प्रोटीन डाइट ली हुई है, जो यूजुअली करते हैं ना बॉडी बिल्डर्स, बहुत हेवी प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो उनके बॉडी में उतना ही ज्यादा अमाउंट में अमोनिया बनता है, उतना ही ज्यादा अमाउंट में यूरिया बनेगा, तो उनके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लेवल बहुत ज्यादा है, तो उनकी जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा ये सारे अमोनिया, नॉट अमोनिया, मोस्टली यूरिया को एक्सक्रीट आउट किया जाता है, तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनती है, क्योंकि बॉडी में वाटर कम और अमोनिया वगैरह ज्यादा बन रहा है, यूरिया ज्यादा बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा बन रहा है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू ईट, बॉडी चाहेगी तुम भाई ज्यादा प्रोटीन डाइट खाओ, ज्यादा पानी पियो या कम पानी पियो, मैं तो मेंटेन करूंगी, तुमने ज्यादा पानी पिया मैं डाइल्यूट यूरिन निकालूंगी, किडनी ऐसा करेगा, राइट, तुमने कम पानी पिया मैं कम डाइल्यूट में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकालूंगी, वाटर को मैं बॉडी में डिहाइड्रेट होने से रोकूंगी बॉडी को, राइट। राइट, तो राइट करेक्ट आंसर आपका ए है, और 45% बच्चों ने, ये तो गलत बात है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था ना, ये तो साफ साफ ऑस्मोलैरिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, एकदम एनसीईआरटी लाइनर है बेटा ये तो, ठीक है। ये सारे हमारे लीडर बोर्ड वाले स्टूडेंट है, राज, सूर्यांश, आशुतोष, हिमांशु, निष्कर्ष, जैब, आबिर, जफर, फिरोज एंड राज, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है, जल्दी आंसर कर दो एवरीवन, इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। मैं पोल स्टार्ट कर देती हूं आप सबके लिए, एंड पोल स्टार्ट हो चुका है। सारे सेंटेंसेस को पढ़िए और आंसर कीजिए ध्यान से। इतना ज्यादा ये किडनी चैप्टर इतना ज्यादा मतलब बोलता है ना बार बार डिहाइड्रेशन की, मुझे प्यास लगने लगती है सच में। आज मैंने सुबह सुबह वो खा लिया, मतलब वो रागी का ब्रेड होता है ना, वो खा लिया, वो मैंने सूखा ऐसे ही खाया, कुछ बिना लगाए उसमें। और ब्रेड क्या करता है ना, आपको ज्यादा डिहाइड्रेट फील कराता है, क्योंकि ब्रेड इज काफी ड्राई, और वो आपके बॉडी में जब आप खाते हो ना तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके वो वाटर सोक करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो आपको ज्यादा प्यास लगता है जब आप ब्रेड खाते हो। इनफैक्ट जब आप पूरियां खाते हो ना, पूरी खाते हो, ये सब चीज ज्यादा खाते हो ना, तब भी प्यास ज्यादा लगती है आपको। एनीवे, चलो पोल खत्म हो चुका है, मैं एक बार आंसर आपको बता देती हूँ।
ADH prevents conversion of angiotensinogen in blood to angiotensin. नहीं, ADH का कोई लेना देना नहीं है, ये रेनिन करता है, रेनिन इसको रोकेगा. दिस इज नॉट ADH. एल्डोस्टेरॉन फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्सॉर्प्शन, बिल्कुल बिल्कुल करेगा. ANF एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, आपके DCT से वाटर प्लस Na प्लस दोनों का ही करता है वो रीअब्सॉर्प्शन. ANF, that is atrial natriuretic factor, enhances sodium reabsorption. No, it prevents sodium reabsorption. Enhance क्यों करेगा? देखो, एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगी जरूर, ठीक है. नाट्रियूरेसिस का मतलब पता है क्या है? डायूरेसिस तो हमें पता है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना. साथ साथ में आप नाट्रियूरेसिस का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा Na प्लस इन यूरिन. अगर आपके यूरिन में ज्यादा Na प्लस है, दैट्स व्हाई नाट्रियूरेसिस, ज्यादा सोडियम है. तो ANF तो इसको यूजुअली क्या करता है, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन थोड़ी कराएगा, वो तो Na प्लस को और एक्सक्रीट आउट करवाएगा, नॉट रीअब्सॉर्प्शन. इट हेल्प्स इन सोडियम एक्सक्रीशन. सोडियम के एक्सक्रीशन को दूसरा वो बढ़ाता है. रीअब्सॉर्ब करेगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा ना, ANF ब्लड प्रेशर को लो करता है. तो ये भी गलत हो गया. सही आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है. रेनिन कॉजेज वैसोडाइलेशन, नो, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है. तो ऑब्वियसली अगर आपने कॉन्स्ट्रिक्ट किया तभी ये पॉसिबल है. तो करेक्ट जवाब है बी. हम एक बार देख लेंगे कितने सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है. 45% बच्चों ने दिया है. इतना कम क्यों यार? अब तो पता चल गया ना कि सही जवाब क्या है. एल्डोस्टेरॉन मैंने बार बार लिख के भी दिया था, कल भी मैंने रास सिस्टम में लिखा था कि वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है, Na प्लस का भी करवा रहा है, दोनों ही करवाता है. आपका ADH भी दोनों का करवा रहा है, ठीक है. जहां वाटर जाएगा वहीं पे इलेक्ट्रोलाइट उसको फॉलो करेगी, जहां इलेक्ट्रोलाइट जाएगा वाटर उसको फॉलो करेगा, तो दोनों का ही हो रहा है, ठीक है. तो ये पोल खत्म हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मूव करेंगे. इफ लूप ऑफ हेनले were absent from mammalian nephron, which one of the following is to be expected? अगर आपने लूप ऑफ हेनले को हटा दिया मैमल के किडनी से, नेफ्रॉन से, तो क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए हुए, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको सही जवाब इसमें से ढूंढना है. मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है क्विकली. बेटा अगर अंकित आपके पास पोल नहीं आ रहा है तो मे बी आपके ही सिस्टम में कोई दिक्कत है, या तो रिफ्रेश कर लो या तो अपडेट कर लो, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे बच्चों के पास तो आ रहा है ना. बाकी सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं. बस क्विकली जल्दी जल्दी खत्म कर दो. पोल खत्म होने वाला है, जल्दी आंसर कर दीजिए. अगर लूप ऑफ हेनले को हटा दिया गया, लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, क्या करता है लूप ऑफ हेनले? ये आपके वाटर रीअब्सॉर्प्शन और Na प्लस इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्प्शन दोनों में काम आता है, राइट. देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं. बाकी तो है ना, बाकी जैसे अगर आप देख लो एम्फीबिया में या फिशेस में, उनके पास तो लूप ऑफ हेनले है ही नहीं, राइट. तो क्या वो यूरिन नहीं प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है. तो लूप ऑफ हेनले का यूरिन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूरिन किस तरीके का यूरिन होगा, ज्यादा डाइल्यूट या ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, दैट मैटर्स. तो अगर आपने लूप ऑफ हेनले को हटा दिया गया तो आपकी जो यूरिन होगी विल बी मोर डाइल्यूट, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में हमें पता है काउंटर करंट मैकेनिज्म से वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज कर रहा है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने की कोशिश कर रहा है. तो हमें पता है कि लूप ऑफ हेनले जो आपके बर्ड्स में भी होता है, मैमल्स में भी होता है, दोनों में लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है. काउंटर करंट मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू योर NCERT सिर्फ मैमल में है. काउंटर करंट मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू NCERT सिर्फ मैमल में है, ऐसा बोला गया है, राइट, NCERT में. तो मोर डाइल्यूट यूरिन विल बी प्रोड्यूस ना, क्योंकि कोई है ही नहीं अब रीअब्सॉर्प्शन के लिए. तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बार देख लेंगे. 64% बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है. गुड जॉब, वेरी नाइस. राज, यश, आदर्श, इस्माइल, निष्कर्ष, तेजस्वी, हिमांशु, सुबांश, मोहसिन एंड रितिका. नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मूव करेंगे. अच्छा, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, आई होप सब दिख रहा है आपको. आप आराम से पढ़िए, आंसर कीजिए. मैं आपको 45 सेकेंड्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए. चलो 45 सेकेंड्स प्रोवाइड करूंगी एंड पोल ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है. आप आराम से आंसर कर दो, ठीक है, आराम से पढ़ के आंसर कर दो, ठीक है.
एनसीईआरटी में एक और चीज भी थोड़ी सी गड़बड़ है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाकी के उसने एक चैप्टर में कहा है, आप पहले आंसर कर दो फिर बताती हूँ। क्विकली हमें नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। एक्चुअली कल क्वेश्चंस भी बहुत दिए थे ना मैंने, आई नो दैट। चलो कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है नया चैप्टर स्टार्ट करने की, हमारे पास काफी समय है और हम कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए तभी हम आगे बढ़े, है ना। पोल खत्म ही होने वाला है बेटा। ओके, पोल खत्म हो चुका है, एक बार आंसर देख लेंगे। इन्होंने पूछा ट्रू एंड फॉल्स के बारे में, ठीक है। एक्ट्रियल नाट्रियोटिक फैक्टर causes vasodilation, yes, absolutely correct, dilation of blood vessel and thereby decreases the blood pressure, बिल्कुल सही। तो ये होगा ट्रू, तो A इज ट्रू, 2 हमें ट्रू ऑप्शन मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन एन एवरेज 60 to 70 ग्राम्स, नहीं 25 to 30 ग्राम, राइट, तो ये रॉन्ग हो गया। सो बी जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है, तो हमें पता है फॉल्स, तो यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, और तो कहीं पे कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं कर रहा है। वी नो द आंसर, बट एक बार हम पढ़ लेंगे बाकी सेंटेंसेस को भी। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड। नो, नॉट सेबेशियस ग्लैंड, ये स्वेट करता है। स्वेट ग्लैंड में, स्वेट में आपको NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड दिखता है, तो ये भी फॉल्स है, सी भी फॉल्स है, राइट। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। यस, हमने पढ़ा था इस तरह के सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट है पीसीटी में, तभी यहाँ पे 70 to 80% रीअब्सॉर्प्शन पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है लास्ट वाला। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है। एक बार देख लेंगे आंसर, 74% बच्चों ने सही जवाब दिया है। गुड जॉब। निष्कर्ष, देन इस्माइल, अभय, हिमांशु, जमीर, मोहसिन, रितिका, देन मुबाशिर, अरशद, जाफर। गुड जॉब। आगे बढ़ेंगे। आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन, अच्छा खत्म हो गया, चलो बढ़िया, वेरी नाइस। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एंड बहुत अच्छा लगा। बट अभी हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर बिना किसी डिले के। अच्छा, वीडियो कॉल चाहिए, किसको वीडियो कॉल करूं मैं? अब कैसे करते वीडियो कॉल, ये तो चला गया, अब क्या कैसे देखूं मैं? अच्छा ये है लीडर बोर्ड, है ना। अच्छा ये रहा जैब। ओ 6 सारे क्वेश्चन देखो, इतने सारे बच्चों के 16 आउट ऑफ 16 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। वेरी नाइस, गुड जॉब, वेरी गुड। अच्छा, टॉप परफॉर्मर्स के तो जैब का 1 पॉइंट सबसे टॉप ही है। तो जैब, व्हाट डू यू से, शुड आई कॉल यू? मतलब मैं आपके प्राइवेसी को इन्फ्रिंज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, शुड आई डू दैट? करूं मैं? व्हाट डू यू से? नहीं, मुझे बाकी का नहीं चाहिए, मुझे जैब का चाहिए, क्योंकि वो उस बेचारे को मैं कॉल करने वाली हूँ, है ना। तो क्या बोलते हो, करें? जैब ने अगर हाँ बोला तो ही मैं करूंगी, वरना नहीं, क्योंकि उसका ऑब्वियसली है ना कंप्यूटर, ठीक है। सब अच्छा नहीं लगता, किसी के प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, जैब ने सॉरी मैम बोला, चलो जैब कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, यू डोंट हैव टू बी सॉरी बेटा, कभी भी अपने प्राइवेसी के लिए सॉरी मत बोला करो, ये आपका हक है, ये ह्यूमन राइट है, ठीक है। तो टेंशन मत लो जैब, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कभी कर लेंगे, कभी किसी जिसका भी टॉप रैंक आएगा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बाकी 2 बच्चे भी थे, 2nd एंड 3rd रैंक, और भी सारे बच्चों ने एकदम 16 आउट ऑफ 16 करेक्ट जवाब दिया है। एनीवे बेटा, बिना किसी डिले के आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है, नॉट टॉपिक एक्चुअली, लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ इंट्रोडक्शन को ना हमेशा आप इग्नोर मत किया कीजिए, इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, इंट्रोडक्शन से 2-4 क्वेश्चन छाप देते हैं वो, तब फंस जाएंगे हम, तो अच्छे से पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फॉलोड बाय दैट हम थोड़ा सा मसल के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि मसल के टाइप्स जो हम ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं, तो आई गेस आप ऑलरेडी आप ही मुझे आके पढ़ा दोगे कि मैम हमें तो पता है टाइप्स ऑफ मसल क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, वो भी हमें पता है, हमने पढ़ा है कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल, है ना। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखेंगे अब मसल का, पहले हमने ज्यादा स्ट्रक्चर देखा नहीं था, थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करेंगे,
ठीक है, तो ये सारी चीजें मसल का ये अब रिपीट होने वाला है जो हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा है, बट थोड़ा और डिटेल्स में, क्योंकि हम एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करेंगे नया वाला चैप्टर। मैं थोड़ा सा अभी चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूं ताकि हम थोड़ा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ पाए, एंड देन मैं ऑन कर दूंगी। ओके, तो देखो हमने बहुत ज्यादा टाइम क्वेश्चन के पीछे दे दिया, बट मैं खुश हूं कि एटलीस्ट सॉल्व तो हो गया है ना, डाउट तो क्लियर हो गए बच्चों के। तो देखो जब हम बात करते हैं मूवमेंट की, मूवमेंट जो है बेटा, मूवमेंट इज एन एक्ट ऑफ मूविंग एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? मूवमेंट इज एन एक्ट ऑफ मूविंग एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स। क्या मतलब है इस चीज का? इमेजिन करो कि आप बॉडी को इस तरह से आप पैर मूव कर रहे हो, है ना, एक जगह पे खड़े हो कि आप हाथ को मूव कर रहे हो, मैं बात कर रही हूं तो मैं जॉ को मूव कर रही हूं। दिस इज एक्सटर्नल, ये दिख रहा है मुझे, जो विजिबल है आईज से, लेकिन इंटरनली भी आपकी बॉडी में कई सारे मूवमेंट चल रहे हैं जो हमें दिख ही नहीं रहा है। जैसे पेरिस्टाल्सिस चल रहा है, आपको दिख रहा है क्या पेरिस्टाल्सिस चलते हुए? नहीं, वो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है ना, कुछ इंटरनल मसल, कुछ इंटरनल सेल्स इस मूवमेंट को कर रहे हैं। गैमीट का मूव हो रहा है ओवरी से, एवरी मंथ जो एग रिलीज हो रहा है और वो फैलोपियन ट्यूब में मूव होते हुए इस्थेमस एम्प्यूला जंक्शन में आ रहा है। मुझे दिख रहा है क्या? मुझे फील हो रहा है क्या? नहीं, तो ये इंटरनल मूवमेंट है। तो इस तरह के कई डिफरेंट रेंजेस ऑफ मूवमेंट आपको बॉडी में दिख जाएगा, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल जैसे मूवमेंट ऑफ मूविंग जॉ मसल्स, ठीक है, लिम्ब मसल्स एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। और अगर आप बात करो इसकी इंटरनल की, तो इंटरनल की मैंने अभी क्या बताई? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस ऑफ फूड, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ गैमीट्स एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें चल रही है। अब जब हम इसी मूवमेंट के दौरान अगर हमने जगह चेंज किया, मैं फिलहाल खड़े होके ऐसे हाथ हिला रही थी, जस्ट मूवमेंट हो रहा था, बातें कर रही थी, जस्ट मूवमेंट हो रहा था, लेकिन व्हेन अ मूवमेंट result into change of place or location, that is locomotion, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि when, ये तो फर्स्ट पॉइंट आपका था, सेकेंड पॉइंट क्या है? when a movement results in change of place or locomotion, place or location, that is locomotion। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ तरह के लोकोमोशंस दिख जाएंगे ह्यूमन बॉडी की, या आप एनिमल्स की ही बात करो, बहुत सारे आपको इस तरह के मूवमेंट दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये आपके सब रिजल्टिंग इनटू चेंज इन लोकेशन, सब जगह बदल रहे हैं सारी मूवमेंट। यहां आप देख सकते हो लिम्ब मसल की मूवमेंट हो रही है, लिम्ब है ना, आपके पैरों की मूवमेंट हो रही है, हाथों की मूवमेंट हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ फ्लाइट मसल, फोर विंग्स की मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे भी आपको टेल की मूवमेंट, वो भी उनका लिम्ब है स्विमिंग के दौरान। तो ये सारी की सारी चीजें आपके टाइप्स ऑफ लोकोमोशन है। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एंड इट इज बेस्ड ऑन, या फिर हम लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन हैबिटेट एंड नीड मतलब क्यों हम क्यों वॉक कर रहे हैं,
या ये बर्ड क्यों फ्लाई कर रही है, या ये शार्क क्यों स्विम कर रही है। नीड मतलब टू फाइंड द शेल्टर, टू फाइंड फूड, खाना ढूंढने के लिए उसको हम ऐसे खड़े रहेंगे, खाना आके मुंह में थोड़ी कोई डालता जाएगा, हमें उसके लिए चल के खाने तक जाना पड़ेगा, है ना। ये भी वही कर रहे हैं, दे आर हंटिंग, प्रेइंग, शेल्टर के लिए, ये भी शेल्टर के लिए शायद उड़ के जा रही है, खाना लेने के लिए जा रही है, मेट फाइंड करने के लिए जा रही है। मेटिंग से ही तो रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन से ही सर्वाइवल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन का पॉसिबिलिटी है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज की पॉसिबिलिटी है, तभी वो ये सारे काम कर रही है। तो नीड का मतलब है यहाँ पे टू फाइंड शेल्टर, टू फाइंड शेल्टर, फूड, मेट और प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है, अगर सपोज कोई भाग रहा है प्रीडेटर से, है ना, ये बर्ड भाग रही है उड़ उड़ के कि कोई प्रीडेटर आके खा ना जाए मुझे, या अटैक ना कर ले, दैट्स व्हाई। और ये हैबिटेट मतलब ऑब्वियसली ये एरियल अडेप्टेशन है ना, बर्ड का एरियल अडेप्टेशन है, तो वो फ्लाई करेगी, वो उसका हैबिटेट है। ये जो है एक्वेटिक है आपका शार्क, तो ऑब्वियसली इसके पास स्विम के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं लोकोमोशन के लिए। तो इस तरह के कुछ डिफरेंट रेंजेस या वैरायटीज ऑफ लोकोमोशन आपको दिख जाएगा एनिमल किंगडम में। अब ये जितने भी मूवमेंट है बेटा, ऑल दीज मूवमेंट्स या लोकोमोशन मूवमेंट्स के वजह से ही पॉसिबल है। आप मूवमेंट करो, मैं मूवमेंट कर रही हूं लेकिन मैं जगह नहीं बदल रही हूं, सो मूवमेंट्स आर पॉसिबल विदाउट लोकोमोशन, समझ रहे हो। लेकिन लोकोमोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट मूवमेंट। ये जो मैं मूव करके गई, इसके लिए भी मैंने अपने लिम्ब मसल्स का काम किया, उसे मूव किया, तभी जाके मैं लोकोमोट कर पाई हूं। तो ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। मूवमेंट्स आर पॉसिबल विदाउट लोकोमोशन, बट लोकोमोशंस आर नॉट। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है बेटा, एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, छोटा सा पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, all locomotions are movements, but all movements are not locomotion। ये तो सिंपल सी एक सेंटेंस है, एंड क्योंकि ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इससे ना वो लोग क्वेश्चन कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं अच्छे से इस तरह से कवर कर देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अगेन वी नो, इसका मीनिंग तो हम सबको ऑलरेडी पता चल ही रहा है कि all locomotions are movement, but all movement are not locomotion। मैंने जगह नहीं चेंज की, जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं हाथ हिला रही हूँ, मैंने जगह नहीं चेंज की, सिंपल सी बात है। एक और बात जो आपको याद रखने की जरूरत है, जितने भी लोकोमोशन होते हैं, जितने भी आपके ये लोकोमोशन हो रहे हैं, ये सारे लोकोमोशंस वॉलेंटरी है। इसे हमने चाहा तभी मैंने वॉक किया, मैं चाह रही हूं, मेरे कंट्रोल में है, ये उड़ना चाहती है इसलिए ये उड़ रही है, इसके विल पावर में, इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको इनर्वेट कर रहा है। सो एवरी लोकोमोशन इज वॉलेंटरी, एवरी लोकोमोशन नॉट मूवमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऑल दीज locomotions are voluntary and is due to muscular activity, है ना। मस्क्यूलर एक्टिविटी की वजह से ये सारी की सारी लोकोमोशन पॉसिबल है। ये सारे वॉलेंटरी लोकोमोशंस है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे मूवमेंट्स भी होते हैं, ये पेरिस्टालसिस ऑफ फूड एंड ऑल दीज जॉज मसल मूवमेंट, तो डिफरेंट तरह के मूवमेंट आपके बॉडी में पाए जाते हैं। पहले वो पढ़ लेते, फिर हम डिस्कस करेंगे बाकी चीजों को, क्योंकि मूवमेंट इज द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं हो सकता। तो ह्यूमन बॉडी में क्या हम ये मस्क्यूलर एक्टिविटी के अलावा क्या कोई और भी मूवमेंट हमारी बॉडी करती है? आप खुद ही सोचो ना
कि मूवमेंट ऑफ गैमीट्स मोस्टली मसल के वजह से हमेशा नहीं होती है ना। मूवमेंट ऑफ म्यूकस या डस्ट पार्टिकल या एयर हमेशा मसल की वजह से नहीं होता, लेकिन ये भी तो ह्यूमन बॉडी का ही पार्ट है ना। तो कोई और भी तरीका होगा जिससे हो रहा है, बिल्कुल है वो तरीके, तो हम उसे एक बार देख लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट बेटा आपके बॉडी में पॉसिबल है, जैसे कि ये सारे मूवमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें, दीज अकर्स और दे आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हाँ, ह्यूमन के अलावा बाकी भी आपको किंगडम्स में मिलेगा, ट्रू, लेकिन हम तो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ह्यूमन से रिलेटेड चीजें देखना पड़ेगा। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन, चलो ऑल्सो लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑल्सो फाउंड इन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैम आपने तो यहाँ पे यूग्लेना, यहाँ अमीबा, यहाँ पैरामीशियम बनाई है, तो ह्यूमन नहीं है। तो मैं वही बता रही हूँ, ये जस्ट हमने एक एज एन एग्जांपल लिया है कि जो हमें पैरामीशियम में दिखता है या एमीबा में दिखता है, सेम मूवमेंट हमें हमारी बॉडी में भी दिखती है। सो ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। तो किस तरह की मूवमेंट है? सबसे पहले है अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट आपके बॉडी में कौन शो करता है? सो नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पे अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट इज बेसिकली ड्यू टू प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। क्या है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस? का मतलब क्या है? जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म है वो अपने साइट, आपको पता है कि सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन होता है। आपने तो बॉटनी में आई गेस अभी सेल वाला चैप्टर फिनिश हो गया है ना। सेल वाला चैप्टर आपने शायद पूरा फिनिश कर लिया है बॉटनी में, तो ऑब्वियसली वहां आपने पढ़ा था साइटोस्केलेटन के बारे में। तो देखो हम यूटिलाइज कर रहे सेम नॉलेज, बॉटनी के नॉलेज को मैं बोरो करके यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो ये साइटोस्केलेटन जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स मेनली साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ पे कैसे होता है? सो इट इज ड्यू टू प्रोटोप्लाज्मिक processes formed with the help of cytoskeleton या माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ साइटोस्केलेटन भी लिख सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ साइटोस्केलेटन, अगेन एनसीईआरटी या नीट पॉइंटर्स है ये साइटोस्केलेटन, ये आपके नीट पॉइंटर्स है। ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कैसे बना? अगर आप इस पिक्चर में देखो तो इस तरह से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस आपकी अमीबा बनाती है। ये तो चलो अमीबा हो गया, अमीबा तो आपके ह्यूमन बॉडी का पार्ट है ही नहीं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में आपको इस तरह से कुछ WBCs दिखेंगे जो इस तरह की मूवमेंट करती है, और इस तरह के मूवमेंट को हम डाइपेडेसिस बोलते हैं। अगर आपको याद होगा हमने ब्लड वाले चैप्टर में डाइपेडेसिस के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कौन ये शो करता है? शोन बाय दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय मैक्रोफेजेस। आपके WBC के जितने भी मैक्रोफेजेस है ना, ल्यूकोसाइट भी आपका ऑफ कोर्स WBC का ही दूसरा नाम है ना, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। और मैक्रोफेज इज अ टाइप ऑफ WBC। तो यहाँ पे आपको अमीबॉइड मूवमेंट शो हो जाएगा। और ये क्यों होता है? जब भी आपकी ये सेल जो है, ये जो आपकी WBCs है, दे फॉर्म दीज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, एंड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस बना के दे कैन कम आउट ऑफ, स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड वेसल, डाइपेडेसिस हमने पढ़ा था। और उस तरह से फिर वो दूसरे ऑर्गन में मूव होता रहेगा और वहां जाके मैक्रोफेज बन जाता है। क्योंकि किसी भी जगह पे अगर इन्फेक्शन है तो WBC का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, इसीलिए WBC इस तरह की मूवमेंट से उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पे भी साइट ऑफ इन्फेक्शन है। दूसरा टाइप ऑफ मूवमेंट जो हमारी बॉडी में हम देखते हैं, दैट इज सीलियरी मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ह्यूमन के अलावा आपको क्या किसी और एनिमल्स में सीलियरी मूवमेंट दिखता है? बिल्कुल दिखता है, आपको सीलियरी मूवमेंट दिख जाएगा पैरामीशियम में,
है ना, पैरामीशियम में। तो हमें पता है कि सीलियरी मूवमेंट से वो सिर्फ लोकोमोशन ही नहीं करती है पैरामीशियम, वो खाना भी फूड वैक्यूल्स में जो खाने को वो साइटोफैरिंग्स के थ्रू एंटर कराती है वो भी सीलिया के थ्रू ही है। चलो पैरामीशियम को गोली मार देते हैं ना, वो हमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी बॉडी में कौन शो करता है, तो आपको अपनी बॉडी में जितनी भी सीलिएटेड एपिथेलियम दिखेगी बेटा, हमने सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में पढ़ा था, है ना। सीलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम आपको फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा, और कहां पे मिलेगा आपको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगा, है ना, आपको ट्रैकिया में मिलेगा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, है ना। ये सारे सीलिएटेड है, चाहे कॉलमनार हो, चाहे क्यूबॉइडल हो, चाहे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड हो, सीलिया बिल्कुल प्रेजेंट है। और याद रखिएगा ये जो सीलिया है, दीज आर जस्ट सेल्यूलर प्रोसेसेस, ये सेल से ही निकली हुई है। तो एक बार मैं यहाँ पे जरूर लिख दूंगी सीलियरी मूवमेंट कैसे होता है। इट इज सीलिया आर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सीलिया आर outgrowth of cells, ठीक है, outgrowth of cells. It helps in movement of gametes, जैसे कि ओवा इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, fallopian tube and dust and mucus, movement of dust and mucus कहां पे, in respiratory tract। तो ये दो एग्जाम्पल आपको मिल गए यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डस्ट एंड म्यूकस, तो ये दोनों है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी फैलोपियन ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको इस तरह की सीलिया की मूवमेंट दिख जाएगी। सीलिया क्या करता है, मेनली वो एक स्ट्रीम क्रिएट करता है। स्ट्रीमिंग मतलब इमेजिन करो कि एक गमले में आपने पानी रखा हुआ है, ठीक है, और वो पानी अभी स्टैग्नेंट है, ठहरा हुआ पानी है, ठीक है, आपको इसमें मूवमेंट रिपल कुछ नहीं दिख रही है। आप अचानक से हाथ से ऐसे ऐसे करो उसमें पानी में, तो आप देखोगे एक तरह का फ्लो क्रिएट हो रहा है, एक स्ट्रीम क्रिएट हो रहा है। वही काम ये आपके सीलिया करती है, आपके बॉडी फ्लूइड में एक स्ट्रीम क्रिएट करती है ऐसे, और उसी स्ट्रीम के साथ एक ही डायरेक्शन में वो करेगी, उल्टे डायरेक्शन में नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट करेगी ताकि उसी डायरेक्शन में मूव हो। तभी तो डस्ट पार्टिकल और म्यूकस ये आपके बॉडी से ऐसे छींक के आप बाहर निकाल देते हो मोस्टली। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो, अंदर गया तो अलग बात है। फिर आप ओवा को देखो, ओवा वापस ओवरी में नहीं चला जाता, फैलोपियन ट्यूब से वो हमेशा यूटरस के तरफ ही आने की कोशिश करता है, इस्थमस एम्पुलर जंक्शन में ही रहेगा, करेक्ट। एनीवे, तो ये आपकी सीलियरी मूवमेंट है। जो थर्ड वाला है बेटा, थर्ड वाला यहां पे एक बार लिख देते हैं, थर्ड वन इज योर फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट की बात करते हैं क्योंकि लास्ट वाले मूवमेंट का तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है क्योंकि वही पूरा चैप्टर है। तो फ्लैजेलर मूवमेंट आपको ह्यूमन बॉडी में किसमें दिख जाता है, स्पर्मेटोजोआ। अगर हम दूसरे किंगडम में देखने की कोशिश करें, दूसरे एनिमल में देखने की कोशिश करें तो हमारे पास यूग्लिना है, बट ह्यूमन बॉडी में ये है स्पर्मेटोजोआ की जो मूवमेंट होती है दैट इज ड्यू टू फ्लैजेला। एक और बात याद रखिएगा, फ्लैजेला भी या फ्लैजेलम क्योंकि सिंगल है, ये भी आपके सीलिया की तरह एक सेल का मॉडिफिकेशन ही तो है। सीलिया मल्टीपल नंबर्स में होती है लेकिन फ्लैजेलम हमेशा एक ही प्रोसेस निकलती है। तो आपको फ्लैजेलर मूवमेंट कहां पे दिख जाएगा, अगेन फ्लैजेलम लिख देती हूं यहां पे मैं, फ्लैजेलम इज ऑल्सो एन आउटग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। फ्लैजेलर मूवमेंट is shown by spermatozoa in human। स्पर्मेटोजोआ एक सेल है, राइट, तो हमें इसका भी आंसर मिल गया, स्पर्मेटोजोआ इन ह्यूमन। इधर हमें ऑलरेडी आंसर मैंने एमीबॉइड मूवमेंट का बता दिया था, मैक्रोफेजेस एंड म्यूकोसाइट।
थर्ड फोर्थ एंड लास्ट जो है बेटा वो है मस्क्यूलर मूवमेंट, ठीक है, मस्क्यूलर मूवमेंट। तो मस्क्यूलर मूवमेंट के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, मस्क्यूलर मूवमेंट कौन शो करता है, फिर मैं चैट बॉक्स ओपन करते हैं, फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं ना कि कोई डाउट है तो नहीं। तो आपको अगर मस्क्यूलर मूवमेंट देखना है, मस्क्यूलर मूवमेंट आपको ऑल दी मसल्स इन द बॉडी मस्क्यूलर मूवमेंट शो करेगी, चाहे वो आपकी कार्डियक मसल हो, चाहे वो स्मूथ मसल हो, चाहे वो स्केलेटल मसल हो। हमने स्केलेटल मसल का तो एग्जांपल देखा ही है ऑलरेडी, ये सारे स्केलेटल मसल है, बाद में मैं स्केलेटल मसल से के थ्रू ही कर रही हूँ। लेकिन आपके बॉडी में पेरिस्टालसिस स्मूथ मसल करता है ना, आपके यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन जिससे बेबी बाहर आता है, पार्चुरेशन होता है, वो भी स्मूथ मसल करता है। कार्डियक मसल तो उस दिन से कर रहा है जब 5th मंथ आपकी मॉम जब 5th मंथ प्रेग्नेंट थी, जब आप 5th मंथ फीटस थे, उसी टाइम पे हार्ट बीट स्टार्ट हो चुकी होती है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो तब से कार्डियक मसल बेचारा काम किए जा रहा है, राइट। तो आपको ये हर एक ये मस्क्यूलर मूवमेंट जो है दिस इज अगेन स्पेसिफिक टू एनिमल्स, आपको प्लांट में या ज्यादा किसी और किंगडम में ये दिखेगा नहीं, एनिमल किंगडम में ही ये दिखेगा। तो मस्क्यूलर मूवमेंट यहां पे मैं लिख देती हूं, इट इज अचीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। हम सबको पता है ये तो मसल की खासियत है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन उसकी खासियत है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जितने भी हम लोकोमोशन कर रहे थे ना, ये जो आपकी जॉ की मूवमेंट, लिम्ब की मूवमेंट, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सारी चीजें अकेले मसल नहीं कर रहा ये काम। मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि दीज आर ऑल ड्यू टू मस्क्यूलर एक्टिविटी, करेक्ट, बिल्कुल सही, मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से होता है, ट्रू। लेकिन सिर्फ अकेला मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, इमेजिन करो कि आपका बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है लेकिन आपके पास कोई ह्यूमेरस या रेडियस अल्ना बोन ही नहीं है, तो ये बाइसेप कब कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करता है, ये वाली मूवमेंट शो करता है, राइट। बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला मूवमेंट शो करेगा, करेक्ट। तो अगर ये बोन ही नहीं होता तो किसके वेट को उठाता मसल, तो बोन, यस, ये बात एकदम याद रखिएगा, दैट एवरी मूवमेंट या लोकोमोशन वुड बी द करेक्ट वर्ड, एवरी लोकोमोशन इज ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, मतलब एक साथ मिलजुल के बातचीत करके डिसाइड करके कर रहा है, कौन, इज ड्यू टू कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्क्यूलर सिस्टम, ऑब्वियसली, ठीक है, मस्क्यूलर सिस्टम नंबर 1। एक मिनट, थोड़ा सा ये मिटा के साइड पे लिखूंगी मैं, कुछ गलत नहीं है, जस्ट मैं साइड पे लिखना चाहती हूँ, एक्टिविटी ऑफ 3 चीजें, ठीक है। एक, नंबर 1 मस्क्यूलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूं ना मैं यहाँ पे कि वॉलेंटरी है, दीज आर ऑल वॉलेंटरी मूवमेंट, वॉलेंटरी मतलब नर्वस सिस्टम भी तो काम कर रहा है। अगर बाहर वाले हम जो स्केलेटल मूवमेंट है, अगर कार्डियक मसल या आपके स्मूथ मसल की बात करो तो इनवॉलेंटरी मतलब अगेन नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, तो न्यूरल सिस्टम भी तो आएगा, ये बेचारा क्यों अलग रहेगा, ये भी तो काम कर रहा है, चाहे वो सीएनएस हो चाहे वो पीएनएस हो, है ना। पीएनएस में आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मेनली रोल होता है। हमने पढ़ा था ना कि कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लो करने के लिए ज्यादा करने के लिए सिंपैथेटिक, कम करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक। आई एम सो सॉरी बेटा, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो काम कर रहा है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाने के लिए या पेरिस्टाल्सिस करने के लिए आपको पैरासिम्पैथेटिक का हेल्प चाहिए, और आपके पेरिस्टाल्सिस को रोकने के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तब आपको खाना हजम करने की कोई जरूरत नहीं है, रोकना है वो सिंपैथेटिक करेगा, तो है तो ऑटोनॉमिक ही ना, आपके पीएनएस का ही पार्ट है, तो न्यूरल सिस्टम भी रोल प्ले करेगी। इन तीनों के मिलन से ही आपकी मूवमेंट या लोकोमोशन बॉडी की पॉसिबल है, ठीक है। आई गेस ये वाला
पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्रिस्टल क्लियर है सबको। मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ बेटा, ताकि हम लोग आगे भी बढ़ पाए। एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा, फिजा बता रही है कि उसका ऑल क्वेश्चन करेक्ट है, उसने 25 मिनट पहले बाय द वे ये बताया था। ओके करेक्ट, वेरी नाइस बेटा, गुड जॉब। और बताओ चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी, ऑन कर दिया है मैंने, ठीक है। ओके ये क्लियर है ना, ये एकदम इंट्रोडक्शन था, छोटे मोटे पॉइंट्स थे, आगे बढ़ सकते हैं ना हम लोग, क्रिस्टल क्लियर है, गुड जॉब, वेरी नाइस। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, मैंने बोला ना मैं सुबह सुबह ना मैं सूखा रागी ब्रेड खा लिया मैंने, बिना कुछ उसमें एवोकाडो वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था ही नहीं यार, क्या करूं मैं, जैम वैम तो मैं खाती भी नहीं हूँ वैसे भी, तो प्यास बार बार लग रही है मुझे पता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक मिनट, 27th रैंक किसका आया था? अरे चला गया अभी, 15 करेक्ट हुआ है किसी का क्वेश्चन आउट ऑफ 16, वेरी नाइस। ओके एक मिनट, हाँ ओके चलो। पता है हम लोग ना जब हॉस्टल में रहते थे, मुझे याद है थैंक यू बेटा, थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू एवरीवन। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक छोटा सा बात डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, ऐसे ही थोड़ा टाइम पास के लिए, टाइम है हमारे पास बहुत, कोई टेंशन ही नहीं है, जब चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, आई डोंट वांट टू रश, है ना। जब हम लोग हॉस्टल में रहते, आप सबको पता होगा, आपने लाइफ में कभी ना कभी अगर आप हॉस्टल में रुके हो, आपको पता होगा कि ब्रेकफास्ट में ना वो लोग हमेशा वो वाइट सूखा ब्रेड ही देते थे, मतलब, और उसके साथ चाय वाय देते थे, और वो अगर है फ्रूट, बजट है कॉलेज का या मेस का, तो वो फ्रूट्स भी देते थे, केला, कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं देते, बनाना देते थे, तो आधा टाइम तो वो भी नहीं होता था, और चाय होती थी, और मैं चाय पीती नहीं थी, मैं बचपन से चाय नहीं पीती हूँ, पता नहीं मेरा एक्चुअली टेस्ट डेवलप नहीं हुआ कभी, तो मैं पीती नहीं थी, और मुझे वो सूखा सूखा ब्रेड खाना पड़ता था। कभी कभी मॉम डैड से बोल देती थी कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो वो बोलते थे बेटा तुम जैम वैम कुछ खरीद के रख लो, तो वो भी मुझे जैम, मुझे मीठा, मेरा ना टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ बचपन से, मैं हूँ तो कोलकाता से, लेकिन मेरे को मीठा ही पसंद नहीं है, रसगुल्ला वगैरह में छूती भी नहीं हूँ, तो आई थिंक वो कुछ है, जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है मुझ में, तो मुझे वो टेस्ट नहीं अच्छा लगता किसी भी मीठे चीज का, तो वो भी मैं नहीं खा पाती थी, तो वो सूखा सूखा ब्रेड वगैरह खाना पड़ता था। सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते थे, आई रिमेम्बर, वो तो चाय में डुबो के खा लेते थे, मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं था, तो बहुत वही याद मुझे आज सुबह सुबह आ गई, सच में सीरियसली। ओके चलो हाँ जी बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड किस मूवमेंट से होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आपकी फूड डाइजेशन नहीं हो रही है, फूड नीचे के तरफ जा रहा है, ईसोफेगस से स्टमक में डाइजेशन हुआ, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां फिर डाइजेशन हुआ, फिर वो मूवमेंट करके लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू आपके बॉडी से बाहर आ गई, तो ये सारी मूवमेंट आपकी पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ही हो रही है, ठीक है। ओके 337 रैंक, तो बहुत गलत बात है, ठीक है। हाँ मैम, ब्लड का मूवमेंट होता है या लोकोमोशन? ब्लड की मूवमेंट हो रही है ना, लोकोमोशन कहाँ हो रहा है? ब्लड घूम के नाचते हुए थोड़ी चला, बाय द वे ब्लड फ्लूइड है, फ्लूइड का क्या है, वो तो अपने आप जहां डाल दोगे वो घूमती रहेगी, टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करती रहेगी, और आपके प्रेशर, ब्लड प्रेशर, आपके आर्टरीज के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से भी ब्लड की मूवमेंट हो रही है आगे आगे, है ना। आपकी ब्लड की मूवमेंट ऐसे स्मूथली नहीं होती है, याद रखिएगा, आपकी ब्लड की मूवमेंट ऐसे 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 होती है, जब जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब तब मूवमेंट हो रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। वो जो टीवी में मुंह में दिखाते हैं ना, ऐसे फ्रीली फ्लो हो रही है, नॉट ऑल इन ऑल द ब्लड वेसल, सारे ब्लड वेसल में ऐसा नहीं होता है। एनीवे आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। कहाँ गया नेक्स्ट टॉपिक? आ ही नहीं रहा है, हाँ आ गया। अब हम मेनली फोकस करेंगे मस्क्यूलर मूवमेंट के पास, कि मस्क्यूलर मूवमेंट कैसे होता है, तो मैं ये ऑन ही रखूंगी आपका चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे आपसे आंसर चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी मसल के बारे में एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं ना, मस्क्यूलर टिश्यू के अंदर। तो मस्क्यूलर मूवमेंट या मसल, ऑब्वियसली दे आर ब्रॉट बाय मसल्स, हम सबको पता है कि ये सारी मूवमेंट मसल्स ही कर रही है, और आपको ये भी पता है दैट मसल्स या फिर मसल टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम कौन सा जर्मिनल एपिथेलियम? कौन बताएगा मुझे? डिराइव्ड फ्रॉम कौन सा जर्मिनल एपिथेलियम? यस कौन सा जर्मिनल एपिथेलियम से हम लोग लेते हैं, मतलब डिराइव करते हैं मसल को? क्विकली एवरीवन,
आइस की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? मूवमेंट, मूवमेंट ही है ना, हमने लोकोमोशन थोड़ी किया आइस के मूवमेंट से। बाय द वे हाँ, किसी ने आंसर किया मीजोडर्मल, गुड जॉब। मैं नाम नहीं पढ़ पाई, ऊपर चला गया। पृथ्वी ने भी मीजोडर्म बोला है, आरशी, शिफा, मोहम्मद, अरशद, दिव्यांश, तापस, बहुत बच्चों ने बोला है, गुड जॉब साराक्षी, वेरी नाइस बेटा। यस, मीजोडर्म डेराइव फ्रॉम मीजोडर्मल एपिथेलियम से हम इसे डिराइव करते हैं। एक्सेप्शन भी है, हमें ये भी पता है कि कुछ एक्सेप्शन है ना, कुछ एक्सेप्शन मैंने आपको तब भी बताया था, अभी फिर से बता देती हूँ कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्ट आइरिस मसल एंड सीलियरी बॉडी, ठीक है, सीलियरी बॉडी, ये दोनों मसल्स आपकी एक्टोडर्मल ओरिजिन से आती है, ठीक है, ना कि मीजोडर्मल, ये जस्ट एक्सेप्शन है। बट मेजॉरिटी आपके जितने भी मसल्स टिश्यू है वो सारे ये है, मीजोडर्मल है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, दैट मसल कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये भी हमने पढ़ा है, मसल कॉन्ट्रीब्यूट्स। देखो दोबारा इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगेन एनसीईआरटी में इस चैप्टर में ये सारी चीजें लिखी हुई है ना, और अगर आप भूल भी गए हो तो रिवीजन भी हो जा रही है आपकी। सो कॉन्ट्रीब्यूट्स 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट, अच्छी बात है। अब मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको बाकी टिश्यूज में नहीं मिलेगा। कौन कौन से प्रॉपर्टीज है वो भी हमने पढ़ा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, किस तरह की प्रॉपर्टीज है, जल्दी जल्दी बताओ जरा, ठीक है। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? सबसे पहली वाली जो प्रॉपर्टी है सबको पता है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। नंबर 1 एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू रिसीव एंड रेस्पॉन्ड टू अ स्टिम्युली। एक रिसीव मतलब क्या कि सीएनएस से मैसेज भेजा गया उसको कि बेटा तुम जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करो, और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने रेस्पॉन्ड किया ना स्टिम्युली के अकॉर्डिंग। वेरी नाइस, खुशी, डॉली, बहुत से, अक्षता, मोहम्मद जाफर, आराध्या, वेरी नाइस, आरशी, संपदा, सॉरी अगर मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई नो आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी कुछ भी नहीं होता है बेटा, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या होता है। एक्साइटेबिलिटी, तो एक्साइट हो गया, वेरी नाइस, स्टिम्युली रिसीव कर ली। अब स्टिम्युली रिसीव करके करेगा क्या? ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन इन लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू रिलैक्स एंड लेंथन इन लेंथ, करेक्ट। तो नंबर 3 आपका क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। ये सब हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको लिख के दिया था मसल टिश्यू में। तो आज आपका एक छोटा सा काम भी होगा, क्योंकि कल परसों तरसों तो मेरी क्लासेस है नहीं, थोड़ा सा एनिमल टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू का ये जरूर इसके डेफिनेशन देख लीजिएगा, मैंने ही लिखाया हुआ था क्लास में, ठीक है। यस बेटा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, गुड जॉब। फिर एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स करेगा, लेंथन करेगा। लास्ट में ये क्यों कर पा रहा है ये चीजें? क्योंकि इलास्टिक था, इलास्टिसिटी। तो लास्ट में आपका 4th में आ जाएगा इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी हो गया, गुड जॉब, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, वेरी नाइस बेटा। त्रिदीप्ता, देन आयमिन, देन जैद, गुड जॉब बेटा, ओके, वेरी नाइस। नहीं बेटा, हम ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट से अगर चेंज हुआ लोकेशन का तो उसे लोकोमोशन बोलेंगे। यहाँ लोकेशन कार चेंज कर रही है, आपकी बॉडी के मूवमेंट से कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह की ये लॉजिक नहीं एक्ट करता इसमें, ठीक है। एनीवे, अब हम बात करेंगे 3 तरह के जो मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया है मस्कुलर टिश्यू में, तो आज का लेक्चर थोड़ा इजी है ना। तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैं चैट बॉक्स ऑन ही रखती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे अगेन आपसे आंसर चाहिए। इमेजिन करो कि स्वागत में सब भूल गई है, एकदम बेकार हो चुकी है, आपसे हेल्प मांग रही है, आपको हेल्प करना है, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये जो मसल आपके 3 तरह के मसल्स है बेटा, ये मसल्स को हमने डिवाइड किस बेसिस पे किया हुआ है? नंबर 1 इज बेस्ड ऑन, यहां पे मैं लिख देती हूं, दे आर बेस्ड ऑन लोकेशन, कहां पे पाया जाता है ना, वो उस हिसाब से। बेस्ड ऑन अपीयरेंस एंड वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शन,
इन तीनों बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अगर लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्केलेटल मसल का लोकेशन क्या है? सबको पता है कि स्केलेटल मसल्स दीज आर associated with स्केलेटल सिस्टम, बोन्स कार्टिलेज से अटैच्ड है, इसीलिए स्केलेटल सिस्टम में दोनों आता है, ठीक है, भूलना नहीं, बोन कार्टिलेज दोनों आता है, ये इसकी लोकेशन है। और अगर आप विसरल मसल की लोकेशन देखो, सो दे आर फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, ठीक है, हॉलो विसरल ऑर्गन्स जैसे कि लाइक यूटरस में आपको ये मिलेगा, एलिमेंट्री कनाल में आपको ये मिलेगा, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल में आपको ये मिलेगा, एलिमेंट्री कनाल में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ये सारे लोकेशन के हिसाब से आपको मिल गया, एंड बिकॉज ये आपको विसरल ऑर्गन में मिलता है, ये सारे विसरल ऑर्गन है, इसीलिए इसे विसरल मसल भी बोला जाता है, दैट इज व्हाई द नेम इज विसरल मसल। अब इसकी लोकेशन देख लेंगे हम, इसकी लोकेशन क्या है बताओ जरा। यस, इंटेस्टाइन, स्टमक, यूटेरस आपके इसका था, स्मूथ का था, वेरी नाइस, गुड जॉब बेटा। यस, हाँ जी, डॉली ने भी सही लिखा, रेहान ने सही लिखा, ब्लड वेसल रिशु दुबे, वेरी गुड बेटा रिशु, गुड जॉब। यस, आपके ब्लड वेसल में भी मिलेगा स्मूथ मसल, है ना, हमने क्या पढ़ा था, ट्यूनिका मीडिया, वो मसल से ही तो बनी हुई है, स्मूथ मसल से बनी हुई है, गुड जॉब। मायोकार्डियम ऑफ हार्ट बच्चे लिख रहे हैं, त्रिदीप्का ने लिखा है, प्रश्नजीत ने लिखा है, बहुत सारे बच्चे ने लिखा है, गुड जॉब। दे आर फाउंड इन द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, ठीक है, फाउंड इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, गुड जॉब, वेरी गुड, एकदम इजी पीजी चीजें हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, सिंपल। अब ठीक है, चलो इसका लोकेशन तो हो गया, अपीयरेंस देखेंगे कि कैसा दिखता है, कि हमारा जो ये स्केलेटल मसल है, दे आर स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस, है ना, स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस, स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस, बढ़िया बात है। क्यों है स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किस वजह से? प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क प्रोटीन मायोफिलामेंट, ठीक है, मायोफिलामेंट, लाइट एंड डार्क प्रोटीन मायोफिलामेंट। इसका क्या है विसरल मसल का? दे आर अनस्ट्राइटेड, हेंस स्मूथ इन अपीयरेंस, तभी इसका नाम है स्मूथ मसल, स्मूथ इन अपीयरेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास मायोफिलामेंट जैसी चीजें नहीं है, बिल्कुल है, एक्टिन मायोसिन इनमें भी प्रेजेंट है ये मायोफिलामेंट, लेकिन ये स्कैटर्ड है, एकदम थोड़े थोड़े अमाउंट में है, और पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में यहां वहां फैले हुए हैं, तो इसीलिए वो प्रॉपर अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट होगा तब ना जाके वो लाइट को रिफ्रैक्ट करके लाइट या डार्क दिखाएगा, वैसा है ही नहीं कोई पैरेलल अरेंजमेंट, इसीलिए स्मूथ। इसका क्या, ये भी स्ट्राइटेड है, अगेन दे आर ऑल्सो स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस, क्योंकि इनके पास भी प्रॉपर्ली अरेंज्ड, जैसे इनके पास अरेंज्ड है मायोफिलामेंट वैसा ही है, स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस। अच्छी बात है, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका वॉलेंटरी है कि इनवॉलेंटरी एक्शन है, ये भी हमें देखना है। तो याद रखिएगा, जो आपकी स्केलेटल मसल है वो वॉलेंटरी इन फंक्शन ड्यू टू इनर्वेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यस बेटा, सना ने लिखा है अनस्ट्राइटेड है, मुकेश ने भी लिखा है नॉन स्ट्राइटेड, बिल्कुल सही, अनस्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड सेम चीज है, कोई गलत नहीं है, वेरी नाइस। हाँ जी, यस, रेनू ने लिखा है वॉलेंटरी है, ओके, रिशु ने भी लिखा है वॉलेंटरी है, सैयद ने लिखा है, गुड जॉब, यस बेटा, वेरी नाइस, ओके। तो लेट्स सी हियर वॉलेंटरी इन फंक्शन ड्यू टू इनर्वेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां पे क्या है आपका, ये जो आपकी स्मूथ मसल है इनवॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी इन फंक्शन
in function due to innervation of autonomic nervous system. ठीक है, autonomic nervous system. So involuntary, voluntary, CNS, autonomic nervous system. यहाँ पे ये भी आपका involuntary है, right? Involuntary due to autonomic nervous system innervation. ठीक है, तो ये सारा हो गया इनवॉलेंटरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इतना, इससे भी ज्यादा हमने इनफैक्ट पढ़ा था, है ना, मस्कुलर टिश्यू में, बट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर इतना ही आपको फिलहाल जानना है, क्योंकि हम मेनली फोकस करने वाले हैं स्केलेटल मसल के ऊपर. इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, एक्सेट्रा. थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बता देती हूँ, बाकी चीजें अगेन हम लोग मंडे को अच्छे से डिस्कस करेंगे. आई थिंक सिर्फ 15 मिनट बचा है ना. अनीता, नहीं मैं इग्नोर नहीं करती बेटा, मुझे अभी दिखा आपका नाम, मैं क्या करूं. अगर आप यहाँ आके खड़े हो और देखो ना, इधर फास्ट 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 ऊपर जाता है, मैं मुश्किल से 1-2 पढ़ लेती हूँ. ठीक है, हाँ जी मैम. इनर्वेशन मीन्स उसको क्या बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे आपके किसी भी मसल को एक नर्व फाइबर उसके अंदर एंटर किया है, सो दिस एंट्री इज इनर्वेशन. इनर्वेशन नाम में ही लिखा हुआ है ना. सो व्हेन अ नर्व सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, चाहे वो मसल हो या कोई ऑर्गन हो, दैट इज इनर्वेशन. पॉइंट ऑफ इनर्वेशन बोलते हैं उसको. ठीक है, अभी बता दिया. ओके, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सॉरी, क्वेश्चन नहीं, हमें स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखना है. तो हमें पता है कि जो स्केलेटल मसल है आपकी, वो मेनली, ये अगर आप देख लो, दिस इज योर बोन. ठीक है, लास्ट एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर मैं डाउट्स भी ले लूंगी अगर टाइम बचा तो. ये सपोज आपका बोन है ना, स्केलेटल मसल का ये पार्ट है बोन, इसके साथ एसोसिएटेड है आपकी ये मसल. लेट्स इमेजिन ये मसल एसोसिएटेड है, क्योंकि ये स्केलेटल मसल है ना, ये स्केलेटल मसल है. तो एसोसिएशन आपको दिख रहा है. एक मिनट, ठीक है. और हमें पता है कि मसल कनेक्टेड है आपके बोन से वाया, क्या बोलते हैं इस कनेक्शन को, किसके थ्रू कनेक्टेड है वो, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा. यस, क्या बोलते हैं इस कनेक्शन को, जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, क्या बोला जाएगा उसे. ये आपका मसल है, दिस इज योर मसल, है ना. ये मसल है, बोन है, और इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे. एनीवन, टेंडन. त्रिदीप्ता, प्रश्नजीत, गुड जॉब बेटा, वेरी नाइस. यस, इट इज टेंडन, गुड जॉब. टेंडन कौन सा टिश्यू है. साराक्षी, तापस, निवेदिता, रेहान, दिव्यांशु, आफान, सईद, बहुत अर्नब, सोनू, गुरेनू, गुड जॉब बेटा. टेंडन क्या है, टेंडन कौन से टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, कौन बताएगा. यस, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज टेंडन, क्विकली जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे बता दीजिए. टेंडन किस तरह का टिश्यू है, कौन से टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है. इट इज अ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सिर्फ डेंस नहीं, रेगुलर और नॉन रेगुलर भी बोलना पड़ेगा, है ना, इरेगुलर. तो यस, दिस इज योर टेंडन. टेंडन हम सबको पता है कि एक तरह का डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, नाउ ये जो मसल है, हमने क्या करना है, ये जो पूरा मसल है, इट इज कवर्ड बाय, पूरे मसल को कवर किया हुआ है बाहर से एक कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू के शीथ ने. ठीक है, कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू के शीथ ने. ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये आपका डेंस इरेगुलर वाला है. ठीक है, इसे हम बोलते हैं फैसिया, इसे हम बोलते हैं फैसिया. याद रखिएगा, एनसीईआरटी का पॉइंट है. इसका दूसरा नाम है एपीमाइसियम. एपीमाइसियम. तो एक काम करेंगे हम लोग, इसको एक छोटा सा कट कर लेंगे इस मसल को, और इसका हम लोग टीएस देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे. ये मसल था, मैंने ऐसे काटा, अब हम ऐसे गोल देख रहे हैं. ठीक है, उसका तो एक बार इसका स्ट्रक्चर भी बना लिया जाए. तो ये है आपकी मसल. ठीक है, दिस इज योर मसल.
थोड़ा यहाँ पे बनाती हूँ ताकि जगह हो। दिस इज मसल, और इस पूरे मसल को कवर किया हुआ है किसने? यही एपीमाइसियम या फैसिया ने। चलो एपीमाइसियम या फैसिया से इसे कवर कर देते हैं, ठीक है, कवर करते हैं। ये एपीमाइसियम या फैसिया है, सेम यही स्ट्रक्चर। दिस इज एपीमाइसियम या फैसिया, और मसल भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, करेक्ट। अब इसी मसल के अंदर ये टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर आपको कई सारे सेल्स दिखेंगे, लेकिन ये सेल्स बंडल्स में प्रेजेंट है, गुच्छों में प्रेजेंट है। इमेजिन करते हैं कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे बहुत सारे मसल के सेल ऐसे गुच्छों में प्रेजेंट है, बंडल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से बंडल्स में प्रेजेंट है, बंडल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। यहां भी बंडल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, बंडल्स में प्रेजेंट है। तो इस बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? दीज बंडल्स, दीज आर कॉल्ड एज, ये एक बंडल है, ये एक और बंडल है, ऐसे एक और बंडल है। इन सारे बंडल्स को हम एक साथ बोलते हैं फैसिकल्स, फैसिक्यूलाई भी आप बोल सकते हो, ठीक है, फैसिक्यूलाई भी आप इसे बोल सकते हो। सो व्हाट आर दीज? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दीज आर ऑल फैसिक्यूलाई, फैसिक्यूलाई, क्योंकि प्लूरल है, मैं दो को बता रही हूँ, है ना, ये बहुत सारे फैसिक्यूलाई। ये क्या है? बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। ये जो अंदर डार्क पिंक है ना, दैट इज अ मसल फाइबर, वो आपका एक मसल फाइबर है, एक मसल सेल है। तो ये भी मैं लिख देती हूँ, दिस इज अ मसल फाइबर। या मसल फाइबर को हम क्या बोल सकते हैं? मायोसाइट बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसे हम? मसल सेल बोल सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इन सब का मतलब सेम ही है, ठीक है, मसल सेल। ओके, हाँ जी बेटा, वेरी नाइस। पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, ये एपीमाइसियम है, पेरी अभी तक आया नहीं है। पेरीमाइसियम क्या है ना बेटा? पेरीमाइसियम इसको एक एक बंडल को जो कोलाजिनस शीट कवर कर रहा है ना, एक एक बंडल को जो कोलाजिनस शीट कवर करती है, उसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है, वो है आपका पेरीमाइसियम। तो ये आपका एक सिंगल बंडल है, दिस इज अ सिंगल बंडल। सिंगल बंडल को हम क्या बोलेंगे? फैसिकल, ठीक है, ये फैसिक्यूलाई था या फैसिकल्स था, ये सिंगल है, तो सिंगल बंडल को हम बोलेंगे फैसिकल, ठीक है, नॉट फैसिया, गलती नहीं होनी चाहिए, फैसिया अलग चीज है, फैसिकल या फैसिक्यूलाई अलग चीज है। फैसिया इज द शीट, कनेक्टिव टिश्यू की कोलाजिनस शीट है, तो दिस फैसिया इज अ, मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख देती हूँ, कोलाजिनस शीट, ठीक है, ये कोलाजिनस शीट है जो कवर कर रही है, शीट है नॉट शीट, शीट दोनों का मतलब अलग हो जाता है, ठीक है, वो कवर कर रही है। एनीवे, सो ये जो आपका एक एक बंडल को कवर किए जा रहा है, दैट इज योर पेरीमाइसियम, दैट इज योर पेरीमाइसियम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। अब एक एक मसल फाइबर को भी कवर करता है यही आपके शीट, एक एक मसल फाइबर को भी कवर किया जा रहा है, इस तरह से कवर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर एंडोमाइसियम। ये है एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक है। और हम सबको ये भी पता है कि हर एक, ये स्केलेटल मसल है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटल मसल, जो कि वॉलेंटरी है, वॉलेंटरी है ना, ये वॉलेंटरी है, मतलब इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनर्वेट करेगा, तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व फाइबर्स यहां दिखती है, यहां आपको नर्व फाइबर्स दिखेंगे, किसके? ये ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि वॉलेंटरी है ये, तो ये है नर्व फाइबर, ठीक है, दिस इज नर्व फाइबर, यहां लिख देती हूँ, दिस इज दी नर्व फाइबर। अब ऑब्वियसली हर एक टिश्यू को ब्लड सप्लाई भी तो चाहिए, तो आपको यहां ब्लड सप्लाई भी दिख जाता है, दिस इज ब्लड वेसल, ठीक है, इस तरह से ब्लड वेसल भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या है? दीज आर ब्लड वेसल। ये है आपका पूरा मसल, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर अंदर से, अभी तक पूरा हुआ नहीं है, हमें मसल फाइबर के बारे में भी तो जानना है, वी नीड टू टॉक अबाउट मसल फाइबर की कैसा दिखता है अंदर से, कैसे कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो अगर ये आपका एक रेफरेंस स्ट्रक्चर है बेटा, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो इस रेफरेंस पिक्चर को आप फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज मैं हूं ना, मैं पिक्चर बना के देती हूँ हमेशा, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं आपको बना के यहाँ पे छोटा सा पॉइंट कुछ बताना चाहूंगी,
ठीक है, तो एक बात आप यहाँ देख लीजिए, अगर हम सिंगल एक मसल की बात करें, ये फ्लो चार्ट है, अगर आप फ्लो चार्ट चाहो तो मैं बना देती हूँ मसल टिश्यू, ठीक है, मसल टिश्यू फ्लो चार्ट बना रही हूँ उसी डायग्राम का जो मैंने अभी आपको बताया। एक मसल टिश्यू में क्या है, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, बंडल्स को हम क्या बोलेंगे, फैसिक्यूलाई, ठीक है। इसमें से हमने एक सिंगल बंडल को निकाला, सिंगल बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक है, ऑफ मसल फाइबर्स। ज्यादा क्या है, फैसिक्यूलाई, फैसिक्यूलाई, ठीक है, ये क्या है, फैसिकल, एक सिंगल फैसिकल, फैसिकल्स अगर मैंने लिख दिया तो वो भी यही हो जाएगा, फैसिकल्स भी अगर हमने लिख दिया तो सेम ही मतलब है। एक सिंगल बंडल के अंदर आपको क्या, अगर उसमें से मैंने एक सिंगल मसल फाइबर निकाल लिया, सिंगल मसल फाइबर निकाल लिया, तो वो किस चीज से बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ, ये एक सेल है ना, सेल में सेल्यूलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, मैं सब डायग्राम में बताऊंगी, ये वही फ्लो चार्ट लिख रही हूं जो यहां बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखो कंपोज्ड ऑफ, ये मसल फाइबर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन, मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट, ठीक है। तो कौन से मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा, दो तरह के आपको मायोफिलामेंट दिखता है, एक है थिक मायोफिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट, और दूसरा है आपका थिन मायोफिलामेंट, ये याद रखिएगा। क्या है ये थिक एंड थिन, कुछ भी नहीं, ये मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल ये सेल्यूलर ऑर्गेनल है, कौन से सेल के अंदर है, मसल फाइबर, ये सेल ही तो है, इसके अंदर है, और ये थिक एंड थिन बस दिखने में, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो थिक और थिन दिखेगा। क्यों थिक और थिन दिख रहा है, क्योंकि एक में ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन है, एक में कम मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन है। ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन मतलब ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा थिक, ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है तो डार्क दिख रही है, तो ये थिक फिलामेंट को हम लोग यूजुअली डार्क दिखता है, ये इसलिए डार्क बैंड, और ये लाइट है, लाइट बैंड, ठीक है, डार्क दिखेगा तो डार्क बैंड, ये लाइट दिखता है इसीलिए लाइट बैंड, डार्क बैंड यहाँ पे। तो ये डार्क बैंड किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। तो हम एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा मायोसिन प्रोटीन का, ओके। हाँ जी बेटा, थिक एंड थिन, गुड जॉब। एक्टिन इन थिक, नहीं 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 मोहम्मद अफान, एक्टिन थिन में है, थिक में नहीं, ठीक है। थिन में आपको सिर्फ एक्टिन ही नहीं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन भी दिखता है, ठीक है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन भी दिखेगा, ठीक है, ये भी आपको प्रोटीन उसमें दिखता है। क्या है ये एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इसको हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं अगले वाले क्लास में। उससे पहले एक छोटा सा बस स्ट्रक्चर, ज्यादा नहीं, ये जो हमने ये जो मायोफाइबर बनाया है ना, इसका बस थोड़ा अंदर दिखा रही हूँ, पिंक से बनाया था ना, डार्क पिंक से, तो उसी कलर से बनाऊंगी। इमेजिन करो ये आपका एक सिंगल मसल फाइबर है ना, इमेजिन करते हैं कि ये आपका एक सिंगल मसल फाइबर है ना, बस छोटा सा पॉइंट है, एक दो ही। ये जो सिंगल मसल फाइबर है, हम सबको पता है स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, पढ़ा था ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनसाइशियम बोलते हैं। तो ये जो मसल फाइबर है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, या फिर हम इसको सिनसाइशियम इसीलिए बोल सकते हैं। सिनसाइशियम मतलब व्हेन द न्यूक्लियाई आर स्कैटर्ड इन अ सिंगल सेल, बहुत सारी न्यूक्लियाई आपको दिखेंगी, तो ये है उसकी न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हर एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो इसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक वर्ड हम यूज करेंगे बार बार जब भी मसल को पढ़ने वाले हैं, वो है सार्को, सार्को, सार्को या मायो, मायो, जब भी ये वर्ड यूज होता है वो मसल के लिए यूज हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये है आपका सार्कोलेमा, दिस इज दी सार्कोलेमा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और दूसरा एक और चीज, जो अंदर की साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसे हम बोलेंगे
सार्कोप्लाज्म, सेम वही चीज है, बस सार्को ऐड करना है। ये क्या है? दिस इज दी सार्कोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। और क्या प्रेजेंट है? मैंने क्या बोला था कि मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफाइब्रिल दिखेगा। सो लेट्स इमेजिन कि ये है वो मायोफाइब्रिल, ये है वो मायोफाइब्रिल, ठीक है, ये एक मायोफाइब्रिल, ऐसे एक और मायोफाइब्रिल, ऐसे कई सारे मायोफाइब्रिल आपको दिखेगा मसल के अंदर। सो दिस इज दी मायोफाइब्रिल। ये प्रोटीन फिलामेंट है, ये प्रोटीन से बनी हुई मायोफिलामेंट है, या मायोफाइब्रिल भी हम इसे बोल सकते हैं। मायोफाइब्रिल ही मायोफिलामेंट से बनी हुई होती है, ठीक है। इसमें आपको वो डार्क एंड लाइट बैंड दिखेगा, अच्छी बात है, बट उससे पहले एक और चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। आपको इस मसल सेल के सार्कोप्लाज्म में इस तरह से कुछ ऑर्गेनल दिखेंगे, प्रेजेंट है, इस तरह से कुछ ऑर्गेनल दिखेंगे। ये जो ऑर्गेनल है बेटा, इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो सेल के अंदर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये क्या करता है? इट स्टोर्स कैल्शियम आयन Ca2+ को स्टोर करता है। तो ये सारे के सारे आपके SR है, SR मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सिंपल, इतना आई थिंक क्लियर है। अगर आप चाहो थोड़ा सा बस ये डार्क एंड लाइट बैंड्स भी मैं आपको बता देती हूँ, है ना, ऐसे आपको डार्क बैंड्स दिखेंगे यहाँ पे, एक्टिन एंड मायोसिन। ये मैं पहले भी आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रही थी अबाउट मसल टिश्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिख जाएंगे। ये थिन एंड थिक फिलामेंट, थिन एंड थिक फिलामेंट, थिन एंड थिक फिलामेंट दिख जाएगा आपको इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज थिन फिलामेंट, है ना, और ये आपकी थिक फिलामेंट, दैट्स ऑल, बस इतना ही रखते हैं, है ना। थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट किससे बनी हुई है ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। इसको यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कि ये थिक एंड थिन है क्या, ये एक्टिन मायोसिन है क्या, कैसे बनी हुई है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट लाइट बैंड, डार्क बैंड, पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी। आज इसको फिलहाल रखते हैं, ठीक है। एंड विल टॉक अबाउट द मायोफाइब्रिल का प्रॉपर स्ट्रक्चर, उनके प्रोटीन का स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं। आज ऑब्वियसली टाइम खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, इन सारे क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में जरूर कंप्लीट करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन लाई हूं मैं, बिल्कुल करके आना, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, और अगेन हम लोग 3-4 दिन बाद मिलेंगे मंडे में, तो भूलना नहीं है चीजों को। हाँ, एक और बात आपको मैं बताने वाली थी, ये तो चलो क्वेश्चन से सारे होमवर्क में कर लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये आपके स्लाइड एमसीक्यूज जरूर कीजिएगा आप लोग क्वेश्चंस, है ना। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप सबके लिए लाई हूँ, ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज बेटा ऑलमोस्ट अराउंड 45 एमसीक्यूज में लेके आई हूँ फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और ये आज या कल तक मैं अपलोड जरूर करवा दूंगी। इस हफ्ते तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने भेज दिया है, जैसे ही वो लोग अपलोड कर देंगे मैं आपको कम्युनिटी पे जरूर बता दूंगी। आपको शायद पता होगा कि ये जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, ये कहाँ मिलता है, तो मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आपको ढूंढने में पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप जब यकीन 4.0 के एंटर करते हो ना बैच में, वहां देखो सब सब्जेक्ट होता है, जूलॉजी, फिजिकल केमिस्ट्री, ये वो, तो जूलॉजी में क्लिक कीजिएगा, ऑल वीडियोस, फिर पीडीएफ, फिर नोट्स, ये सब एक आता है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, असाइनमेंट दिखेगा आपको, तो असाइनमेंट में क्लिक करना, आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक चैप्टर के वहां पे जैसे जैसे मैं अपलोड करूंगी मिलते जाएंगे, ठीक है बेटा। हाँ, तो इसके मैं बिल्कुल डाल दूंगी, क्योंकि इसी चैप्टर के ऊपर आपका टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे में, नॉट कमिंग संडे, फोर्टनाइटली टेस्ट होता है ना आपका, तो आई गेस 27 है वो, 27 अक्टूबर के टेस्ट में आएगा। प्लस आपको मैं इसका समरी लेक्चर का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी कम्युनिटी पे, ठीक है, समरी लेक्चर का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, मेरा ही लेक्चर है, आपको इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, दोनों हो जाएगा, ओके। हाँ जी बेटा, डीपीपी, हाँ बेटा, वो आई थिंक वो वीडियो सोल्यूशन थोड़ा इश्यूज है, यू नो, टाइम कंस्ट्रेंट है, उस वजह से हो नहीं रहा है, मिल जाएगा, आप परेशान मत हो, बिल्कुल मिल जाएगा।
सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे सेफ एंड आई होप आप लोग रियल टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, है ना। तो रियल टेस्ट का इस 13 अक्टूबर को एक टेस्ट था, नेक्स्ट टेस्ट आपका आने ही वाला है, उसका आपको एनरोलमेंट आप उसके लिए कर सकते हो। तब तक के लिए लेट्स सी यू अगेन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलते हैं और मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगी जैसे ही प्रैक्टिस सेशन अपलोड हो जाता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मिलते हैं मंडे को। ओके बाय।